अध्याय 1541 ब्लू वाटर के उपयोग की विधि की पुष्टि के बाद उसके बाद जो कुछ भी हुआ वह सिर्फ विधि का मामला था। नीले पानी की एक बूंद अर्जुन की हथेली पर लुढ़क गई। ये वस्तु दूसरों के लिए बेकार थी लेकिन अर्जुन के लिए अनमोल थी। नीले पानी की इस बूंद में 49 बैग पानी है। जब तक मैं नीले पानी की इस बूंद की रक्षा करता रहूंगा मुझे इस बात का डर नहीं है कि चांद के झरने का पानी खत्म हो जाएगा। लेकिन नीले पानी की इस बूंद को कहाँ संग्रहित किया जाना चाहिए? अर्जुन ने एक पल सोचा और उसे अपने स्टोरेज रिंग में फेंक दिया। मुझे डर है कि नहीं। पानी की थैली अभी भी नीले पानी में थी। अगर नीला पानी बिना किसी जीवन नियम के भंडारण वलय में प्रवेश करता तो भी पानी की थैली भंडारण वलय के मृत स्थान के संपर्क में आती। अकेले पानी की थैली इस तरह के नुकसान को अलग नहीं कर पाती। यदि इसे उसके शरीर पर रख दिया जाए तो पानी की एक बूंद आसानी से नष्ट हो सकती है, जो कि झरने के पानी से पानी की थैली भरने से भी अधिक खतरनाक है। मुझे इस नीले पानी की बूंद की रक्षा के लिए कुछ ठोस ढूंढना होगा। अर्जुन ने अपने पूरे शरीर को ऊपर से नीचे तक देखा और अंततः अपनी नज़र विशाल कृपाण पर टिकाए। शुद्ध नीदर सिल्वर से बनी एक विशाल कृपाण निश्चित रूप से काफी मजबूत है। अर्जुन मुस्कुराया और तुरंत विशाल कृपाण के मूठ में एक छोटा सा गड्ढा बना दिया। उसने नीले पानी को उस गड्ढे में डाला और नेदर सिल्वर से उस गड्ढे को सील करवा दिया। उसने अपनी कृपाण उठाई और कृपाण की मूठ को देखा तो शुद्ध चांदी की मूठ में एक हल्की नीली रोशनी दिखाई दी। हाँ, तुम सचमुच कर सकते हो, अर्जुन ने खुश होकर कहा। एक और विचार के साथ उसने कृपाण की मूठ खोली जिससे नीला पानी प्रकट हुआ। फिर अपनी अतिस्थानिक बोध शक्ति से उसने नीले पानी की बूंद से एक पानी की थैली निकाली। पानी की थैली खोलकर देखा तो उसके अंदर का झरने का पानी अभी भी उपयोग योग्य था। ठीक है, अर्जुन ने निश्चिंत होकर अपनी छाती थपथपाई और कहा, भविष्य में झरने के पानी के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब हमें इस बारे में सोचना है कि इस कदम से पैसे कैसे कमाएं। अनंत गुप्त क्षेत्र को छोड़कर मूनशाइन सिटी लौटने में उसे 4 दिन लगे। ग्रेट फायर गिल्ड में उन्होंने एक छोटा सा गुप्त कमरा किराए पर लिया और पानी पहुंचाने की एक विशिष्ट योजना की खोज शुरू कर दी। अर्जुन बिस्तर पर पालथी मार कर बैठा था। उसके सामने हवा में नीले पानी की एक बूंद तैर रही थी। वह बुदबुदाया, अगर मैं अन्य मार्शल कलाकारों को चंद्र झरने का पानी देना चाहता हूं तो मुझे क्या करना चाहिए? क्या ये हो सकता है कि जोंगलैंग के मिशन की तरह वह किसी भी समय उनका पीछा करने के लिए एक अधीनस्थ को ढूंढ लेगी और नीले पानी से झरने का पानी निकाल लेगी और जब उसे इसकी आवश्यकता होगी तो उन्हें सौंप देगी? लेकिन ऐसा करना अभी भी बहुत खतरनाक है, सांप ने कहा। किसी को इस नीले पानी को खतरनाक क्षेत्र के पास रोकना होगा ताकि इसे किसी भी समय आगे बढ़ाया जा सके। क्या आपके पिछले मिशन के दौरान आपके 3 जल संचालकों की मृत्यु नहीं हुई थी? यदि हम बिना वहां गए झरने का पानी भेजने का कोई तरीका खोज सके तो ये बहुत अच्छा होगा। मैं नहीं जाऊंगा, अर्जुन ने कड़वाहट से सोचा। इसमें सफल होने के लिए क्या करना होगा? स्थानिक टेलीपोर्टेशन मैं नहीं कर सकता। मैं अनंत गुप्त क्षेत्र में अंतरिक्ष को नहीं तोड़ सकता। अर्जुन का दिल धड़क उठा और उसने कहा, संदेश भेजूं। उसने जल्दी से एक सिग्नलिंग ऑर्डर निकाला और सिग्नलिंग ऑर्डर के नीचे एक छोटा सा छेद खोदा। उसने उसमें नीली पानी की बूंद डाली और फिर अपने दीपक क्यूई से उस छेद को बंद कर दिया। फिर वह दरवाजे पर खड़ा हो गया और दूत से आग्रह किया। संदेश झट से अर्जुन के हाथ में आ गया। उसने नीली पानी की बूंदें बाहर निकाली और सचमुच पानी की थैली को बाहर निकालने में कामयाब हो गया। लेकिन एक और समस्या है, केवल आप ही हाइपरस्पेशियल बोध वाले व्यक्ति हैं। जब तक आप नहीं हैं, भले ही किसी और को नीला पानी मिल जाए, वह उसे चालू नहीं कर पाएगा। ये कैसा रहेगा? आप एक संरचना स्थापित करें। सिग्नलिंग क्रम पर एक स्थानिक संरचना स्थापित करें। जब सिग्नलिंग आदेश नियोक्ता के हाथों में आ जाए तो स्थानिक सरणी को सक्रिय करें और ब्लू वाटर में अपनी हाइपरस्पेशियल धारणा को निष्क्रिय करें। फिर पानी की थैली बाहर गिर जाएगी। ये तो एक तरीका है, अर्जुन बुदबुदाया। लेकिन मैंने जो स्थानिक सरणी बनाई है उसे खोलने से पहले नियोक्ता के पास स्थानिक क्षमताएं होनी जरूरी हैं। हम हर नियोक्ता से स्थानिक क्षमता की मांग नहीं कर सकते, है ना? इस प्रशिक्षण को कैसे शुरू किया जाए, यह एक समस्या है।
सांप मुस्कुराया और बोला, इस बार तुम भ्रमित हो। तुम भूल गए हो कि संकेत किस लिए है। ये संकेत ध्वनि को संग्रहित कर सकता है। आप स्थानिक सरणी के ट्रिगरिंग मोड को अपनी आवाज में बदल सकते हैं। जब नियोक्ता को सिग्नलिंग आदेश प्राप्त हो जाता है और वह सिग्नलिंग आदेश को सक्रिय कर देता है, जिससे आपके द्वारा अंदर संग्रहित ध्वनि बजने लगती है, तो संरचना स्वाभाविक रूप से खुल जाएगी और पानी की थैली बाहर गिर जाएगी। अर्जुन जोर से हंसा। अद्भुत। अंतरिक्ष संरचनाओं के बारे में कहना तो आसान था, लेकिन करना आसान नहीं था। अर्जुन को पहले अंतरिक्ष संरचनाओं के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वह केवल स्वयं ही इसका अध्ययन कर सकता था। सौभाग्य से ली हुआन और अन्य लोगों के पास लौटने के लिए अभी भी 7 या 8 दिन हैं, इसलिए ये समय अवधि पर्याप्त होनी चाहिए। अगले कुछ दिनों तक अर्जुन को गुप्त कमरे में बंद रखा गया, अध्ययन करते हुए और लगातार नई संरचनाएं बनाते हुए। इस तरह की संरचना उसकी सभी जरूरतों को पूरा करने वाली थी। सौभाग्य से उसकी स्थानिक क्षमता बहुत उत्कृष्ट थी। उस समय उसने बूढ़े मो लिंग के साथ काफी समय बिताया था और हर रोज गहन दाव के बारे में कुछ न कुछ ज्ञान पर चर्चा की थी। स्थानिक संरचनाएं निश्चित रूप से एक प्रकार की शानदार संरचनाएं थीं, और अर्जुन और मो लिंग जो चर्चा कर रहे थे वे सभी बहुत उन्नत गहन दाव सिद्धांत थे। अब इस ज्ञान को अंततः उपयोग करने का स्थान मिल गया। छठे दिन गुप्त कमरे में अर्जुन ने अपनी कमर को फैलाया और मेज पर रखी जेब के आकार की संरचना को संतोष के साथ देखा। ये संरचना एक छोटी उल्टी स्थानिक संरचना थी। अगर वह सीधे इस संरचना को सक्रिय कर देता तो यह मूलतः बेकार होता। इसका प्रभाव ये होता कि नाखून के आकार का स्थान बाहर की ओर धकेल दिया जाता, जिससे 2 छोटे नाखून के आकार के स्थान तुरंत एक दूसरे पर चढ़ जाते। हालांकि अगले ही क्षण दोनों स्थान बड़े स्थानों के नियमों के कारण अलग हो जाएंगे। हालांकि अगर इसका इस्तेमाल नीले पानी पर किया जाता तो इसका चमत्कारी असर होता। अर्जुन की अतिस्थानिक धारणा से नीले पानी में मौजूद पानी की थैली सिकुड़ गई। ये छोटा रिवर्स स्थानिक एरे ब्लू वाटर को तुरंत अमान्य कर सकता था, जो पानी की थैली को गिराने के लिए पर्याप्त था। अर्जुन ने कोशिश की। उसने पहले दूत को संदेश भेजा और फुसफुसाकर कहा, मुहर खोलो। फिर सिग्नलिंग क्रम पर एक छोटा सा स्थानिक सरणी स्थापित किया गया। अंत में एक नाली खोदी गई और उसमें नीले पानी की एक बूंद डाली गई। उसने ऐसा दिखावा किया जैसे उसे अभी अभी संदेश मिला हो और उसने उसे खोल लिया। उसने दूत से संदेश सुना, मुहर खोलो। तभी वह छोटी सी संरचना सक्रिय हो गई। अंदर जमा नीले पानी की एक बूंद ने बिना किसी चेतावनी के 10 बैग पानी गिरा दिया। सफलता। अर्जुन ने उसकी जांघ थपथपाई। मैं अंततः एकांतवास से बाहर आ सकता हूँ। अर्जुन गुप्त कक्ष से बाहर निकला और पूछा। उसने पाया कि ली हुआन और बाकी लोग अभी तक वापस नहीं लौटे थे। हालांकि गुप्त क्षेत्र में पहले से ही सुरक्षा नगर से लौटे हुए युद्ध साधक मौजूद थे। अर्जुन ने पूछा। मार्शल आर्टिस्ट ने बताया कि ली हुआन का काफिला सेफ्टी सिटी से निकल चुका है और रास्ते में समय निर्देशांक ठीक कर रहा है। वे लगभग 2 दिनों में मूनलाइट सिटी लौट पाएंगे। अभी 2 दिन बाकी हैं। और संकेत करो। अर्जुन ने सीधे गिल्ड से बड़ी संख्या में रिक्त सिग्नलिंग संदेश खरीदे। क्योंकि वह गिल्ड का सदस्य था और सिग्नलिंग कोई महंगी वस्तु नहीं थी, इसलिए उसने एक ही बार में 1000 खाली सिग्नलिंग वस्तुएं खरीद लीं। प्रत्येक सिग्नलिंग संदेश को खोलने में 2 दिन लगे। प्रत्येक संकेत आदेश पर एक संरचना स्थापित की गई तथा उसमें नीले पानी की एक बूंद डाली गई। नीले पानी की प्रत्येक बूंद में 10 भरे हुए पानी के थैले थे। अध्याय 1542। जब ली हुआन और अन्य लोग वापस लौटे तो अर्जुन ने 1000 दूतों के साथ उनका स्वागत किया और उन्हें अपनी योजना बताई। ली हुआन और अन्य सभी लोग स्तब्ध रह गए, मानो उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। खासकर जब अर्जुन ने मौके पर प्रदर्शन किया तो 300 से अधिक लोग चुप रहे। 10 सेकंड बाद ही सब खुशी से झूम उठे। सब खुशी से उछल पड़े, एक दूसरे को गले लगा लिया। वे इतने खुश थे कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अपनी भावनाओं को कैसे व्यक्त करें। मैं अमीर हूँ, मैं सचमुच अमीर हूँ। ली हुआन की आंखें उत्साह से लाल हो गईं जब उन्होंने कहा, यह एक एकाधिकार है। अर्जुन भी बहुत खुश हुआ और बोला, भविष्य में जब मैं अन्वेषण करने के लिए गुप्त क्षेत्र में जाऊंगा तो तुम बाहर व्यापार करोगे और पवित्र आत्मा पत्थर अर्जित करोगे।
चलो चलें, चलो सड़कों पर व्यापार करें। लोगों का एक समूह भीड़ भाड़ वाली सड़कों पर गया और सड़क के सबसे व्यस्त हिस्से पर कुछ टेबलें लगा दीं। प्रत्येक मेज पर एक छोटा सा बोर्ड लटका हुआ था जिस पर लिखा था, रहस्यवादी क्षेत्र में पानी पहुंचाने का मिशन अपनाएं। ली हुआन और अर्जुन ने फुसफुसाते हुए कहा, बॉस, अगर व्यापार अच्छा रहा तो हम स्वयं एक गिल्ड शुरू कर सकते हैं। अर्जुन ने कहा, एक गिल्ड होना बहुत जटिल है। कम से कम हमें अपना खुद का सुरक्षा शहर तो चाहिए ताकि हमारे गिल्ड सदस्यों के रहने के लिए जगह हो। हालांकि मेरे दायरे में मेरी डिपक्यूई सुरक्षा शहर की रक्षा के लिए पर्याप्त नहीं है। इसके अलावा एक गिल्ड में शामिल होने के लिए कम से कम एक स्वर्गीय क्लेश क्षेत्र विशेषज्ञ की आवश्यकता होती है। ली हुआन ने कहा, एक समय में एक कदम ही एक कदम है। जो भी कदम दर कदम नहीं चलेगा उसे पहले पर्याप्त पवित्र आत्मा पत्थर अर्जित करने का मौका मिलेगा। जैसा कि कहा जाता है, हर चीज की शुरुआत कठिन होती है। अर्जुन ने इस वाक्य का अर्थ बहुत अच्छी तरह से समझा। इन लोगों ने जल वितरण व्यवसाय के लिए व्यवस्था की, लेकिन अंत में कोई भी कार्य निर्धारित करने नहीं आया और किसी ने कोई प्रश्न भी नहीं पूछा। जब मार्शल कलाकार वहां से गुजरे तो उन्होंने इस जगह पर नजर डाली और तिरस्कारपूर्ण व्यंग्य के साथ चले गए। अर्जुन और बाकी लोग आधे दिन तक इंतजार करते रहे। सुबह से दोपहर तक कोई नहीं आया। ये काम नहीं चलेगा। अर्जुन ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, चलो कुछ काम निपटाते हैं। कुछ लोगों को मेज पर देखने के लिए छोड़ दो, बाकी सब लोग एक साथ जाओ। सब लोग शोर मचाते हुए तितर बितर हो गए। सड़कों पर सबने उसे पकड़ लिया और विनम्रता से पूछा, माफ कीजिए, क्या आपको गुप्त क्षेत्र में पानी पहुंचाने के मिशन की जरूरत है? हालांकि राहगीर उन्हें पागल समझते थे, या तो उन्हें कोसते थे या फिर उन्हें दूर धकेल देते थे। अर्जुन की तरफ से उसने भी एक मार्शल आर्टिस्ट की तरह व्यवहार किया और मिलनसार दिखने की पूरी कोशिश की। उसने कहा, नमस्ते, हम अभी पानी पहुंचाने का मिशन जारी कर रहे हैं। क्या आप इसे आजमाना चाहेंगे? हम सुरक्षित रूप से आप तक झरने का पानी पहुंचा सकते हैं। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, मार्शल कलाकार ने अर्जुन को झटक दिया और कहा, पागल, मेरे पास अपना स्वयं का संघ और एक सुरक्षित शहर है। क्या मुझे आपको पानी पहुंचाने के लिए पैसे खर्च करने की जरूरत है? अर्जुन ने कहा, हम यहाँ आप तक झरने का पानी पहुँचाने के लिए हैं, चाहे आप गुप्त क्षेत्र में कहीं भी हों। मार्शल कलाकार ने अर्जुन को ऐसे देखा जैसे वह किसी पागल को देख रहा हो और कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो रहा है, मुझे छोड़ दो। अर्जुन ने सैकड़ों मार्शल कलाकारों को एक पंक्ति में खड़ा किया, लेकिन उसे सब कुछ समझाने का मौका भी नहीं मिला। अक्सर वह इतने भावुक होते थे कि अपना व्यवसाय समझाना चाहते थे, लेकिन अन्य लोग उनकी बात सुनते ही नहीं थे और सीधे चले जाते थे। शाम तक सब लोग उदास होकर मेज पर लौट आए और एक दूसरे से कुछ सवाल पूछे। सब ने राहत की सांस ली। एक भी सौदा नहीं हुआ। अर्जुन मुस्कुराए और बोले, निराश मत होइए, शुरुआत में ये हमेशा मुश्किल होता है। सबसे पहले, ये पहली बार है जब हमने ऐसा मिशन जारी किया है, इसमें कोई विश्वसनीयता नहीं है। दूसरी बात, हमारे जल वितरण का विवरण बहुत चौंकाने वाला है। ये स्वाभाविक है कि अन्य लोग इसे स्वीकार नहीं करेंगे। ली हुआन ने कहा, ये सही है। जब से 2 डीलरों जैसे धोखेबाजों ने उत्पात मचाया है, तब से संत क्षेत्र के सभी मार्शल कलाकार नए प्रकार के धोखेबाजों का सामना करने के डर से हाई अलर्ट पर हैं। यह उनकी गलती नहीं है, हम वाकई बहुत बड़े झूठे हैं। वे जरूर सोचेंगे कि अगर वाकई कोई शक्तिशाली जल वितरण व्यवसाय है तो 4 सम्राटों के संघ जैसी शक्तिशाली सेना ने इसे क्यों नहीं किया। इसके बजाय ये हम अज्ञात दिव्य मार्शल क्षेत्र के मार्शल कलाकार हैं जो इसे कर सकते हैं। अर्जुन ने सिर हिलाया और प्रसन्नतापूर्वक कहा, जब तक हम पहला व्यवसाय पूरा कर लेंगे तब तक ये धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। एक मार्शल कलाकार जिसके पास मजबूत गिल्ड समर्थन था, उसका अपना गिल्ड था, इसलिए उसने अर्जुन और अन्य लोगों की तलाश करने की जहमत नहीं उठाई। जहां तक उनके संघों के कमजोर मार्शल कलाकारों की बात है, तो वे इतने गरीब थे कि वे जल वितरण मिशन खरीदने के लिए पैसा भी खर्च नहीं करना चाहते थे।
जैसे जैसे आसमान में अंधेरा छाने लगा, सड़कों पर पैदल चलने वालों की संख्या कम होती गई। इसके विपरीत रेस्तरां और वेश्यालयों में चहल पहल बढ़ गई। कठिन, सचमुच कठिन। कल्पना हमेशा अच्छी होती है, लेकिन जब आप इसे कार्य रूप में परिणत करते हैं तो समस्याएं सामने आती हैं। अर्जुन ने ली हुआन के कंधे पर थपथपाया और कहा, इसे भूल जाओ, इसे ले जाओ, कल फिर आना। इसी समय अचानक एक महिला की आवाज सुनाई दी, माफ कीजिए, ये जल वितरण मिशन क्या है? अर्जुन और अन्य लोगों ने तुरंत अपने कान खड़े कर लिए, जैसे बिल्लियों ने मछली की गंध सूंघ ली हो। 300 से ज्यादा लोग शोर मचाते हुए बैठ गए। सब मुस्कुराकर उस वीरांगना को देख रहे थे और उनकी आंखें रोशनी से भर गई थीं। इस दृश्य ने लंबी महिला को कुछ कदम पीछे धकेल दिया। तुम्हें क्या चाहिए? महिला ने सतर्कता से तलवार की मूठ पकड़ ली और भूखे भेड़ियों के इस झुंड से निपटने के लिए तैयार हो गई। अर्जुन ने अपने हाथ नीचे दबाए और सभी को अपने जुनून पर काबू रखने का संकेत दिया। इसके बाद उसने खुद को शांत करने की पूरी कोशिश की और मुस्कुराते हुए उस महिला से पूछा, दोस्त, क्या तुम पानी भेजना चाहती हो? हम सभी प्रकार के जल वितरण मिशनों का संचालन करते हैं। यदि आपको गुप्त क्षेत्र में त्वरित और कुशल जल आपूर्ति की आवश्यकता है तो हम किसी भी समय आपकी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। ये देखकर कि अर्जुन के चेहरे पर अभी भी धार्मिक भाव थे, महिला करीब आई, लेकिन फिर भी बैठने की हिम्मत नहीं हुई। आखिरकार वह दिव्य मार्शल आर्ट्स के 7वें स्तर पर ही थी और उसके सामने भयंकर साथियों का समूह उससे ऊंचे क्षेत्र में था। कैसे? महिला ने एक पल सोचा और पूछा, क्या आप मेरे पीछे किसी को भेजेंगे? जब मुझे जरूरत हो तो मुझे झरने का पानी दे देना। एक अधीनस्थ जल्दी से आगे बढ़ा और बोला, नहीं नहीं, आप गलत हैं। हम ली हुआन ने अधीनस्थ को पीछे धकेला और चिल्लाया, चुप रहो, बॉस को बोलने दो। अर्जुन ने महिला से कहा, हम झरने का पानी सिग्नलिंग ऑर्डर में डाल सकते हैं। जब आपको इसकी आवश्यकता होगी तो हम इसे सीधे आपके पास भेज देंगे। जब महिला ने ये सुना तो उसने असहाय होकर अपना सिर हिलाया और कहा, मैं सचमुच मूर्ख हूँ। मैं आपसे ऐसे ही मूर्खतापूर्ण प्रश्न पूछने आई थी। मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। अर्जुन ने जल्दी से महिला का हाथ पकड़ लिया और कहा, क्यों? अगर आपके कोई प्रश्न हैं तो आप पूछ सकती हैं। महिला ने अर्जुन की ओर कटु मुस्कान के साथ देखा। दूध द्वारा पानी भेजो। कितना? 1 बूंद या 2 बूंद? चीजें लेना। इससे पहले कि वह बोलना समाप्त कर पाता, अर्जुन ने पहले ही एक सिग्नलिंग उपकरण सक्रिय कर दिया था और उसमें से 10 पानी की थैलियां गिर गईं। औरत ने अपना मुंह बंद कर लिया। एक पल के लिए वह स्तब्ध रह गई, फिर उसके चेहरे का भाव थोड़ा बदल गया। आखिरकार उसका चेहरा दहशत से भर गया। कैसे? तुमने ये कैसे किया? क्या ये कोई नई तरकीब है? अर्जुन ने गंभीरता से कहा, कृपया हमारी बात पर विश्वास करें। ये निश्चित रूप से कोई चाल नहीं है। आपने जो दृश्य देखा वह बिल्कुल सच है। लेकिन महिला को यकीन नहीं हुआ और वह सीधे भाग निकली। अर्जुन ने आह भरी। इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। ये दृश्य तो सामान्य ज्ञान के बिल्कुल उलट था। जो समस्याएं संत राज्य ने हजारों वर्षों से, यहाँ तक कि हजारों वर्षों से भी हल नहीं की थी, उन्हें अर्जुन और अन्य लोगों ने इतनी आसानी से हल कर दिया था। दुनिया में इतनी अतिशयोक्तिपूर्ण अच्छी चीज कैसे हो सकती है? यदि युवा दिव्य मार्शल क्षेत्र के मार्शल कलाकारों के इस समूह में वास्तव में इस प्रकार की क्षमता होती तो वे लंबे समय तक संत क्षेत्र के अधिपति होते, तो वे सड़कों पर दिखावा कैसे कर सकते थे? अध्याय 1543। अर्जुन और बाकी लोग बिना किसी सफलता के लौट आए। एक रात बाद अगली सुबह सब लोग इकट्ठा हुए और सड़कों पर वापस आ गए। लेकिन आज सबका उत्साह कल के मुकाबले काफी कम था। कुछ लोगों को तो ये भी शक होने लगा था कि क्या इस तरह का मिशन जारी हो पाएगा। पवित्र क्षेत्र जटिल और गहरा था। एक के बाद एक सभी प्रकार की भ्रामक चालें सामने आईं, जिनसे बचना असंभव हो गया। प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक की तमाम तरह की भ्रामक चालों की तुलना में अर्जुन और अन्य लोगों का जल वितरण अभियान सबसे बेढंगा था। यह इतना बेढंगा था कि लोगों को ये बकवास लगा। ये सुनने में जितना अविश्वसनीय और हास्यास्पद लग रहा था, उससे भी अधिक अविश्वसनीय और हास्यास्पद लग रहा था। लेकिन जब सभी ने मेज सजाए और हमलों के एक नए दौर के लिए तैयारी की तो एक नई आशा प्रकट हुई।
ये वही कल वाली औरत थी। दरअसल वह बहुत पहले यहाँ इंतजार कर रही थी। अर्जुन और ली हुआन ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। महिला सावधानी से आगे बढ़ी और कल की तुलना में कुछ आगे बढ़ी। वह अर्जुन के सामने बैठ गई। उसने सावधानी से कहा, मैंने कल इसके बारे में सोचा था और सोचा था कि मैं इसे आजमा कर देखूंगी। अर्जुन मुस्कुराया और कहा, ठीक है, भले ही हम वास्तव में झूठे हों, आपको किस तरह का नुकसान हो सकता है? महिला ने कहा, मैं आपसे क्या शुल्क लूं? एक अधीनस्थ जल्दी से आगे बढ़ा और बोला, 10 निम्न श्रेणी के पवित्र आत्मा पत्थर। महिला इतनी भयभीत थी कि वह बोल नहीं पा रही थी। ली हुआन ने उसके सिर के पीछे थप्पड़ मारा और कहा, बकवास। अधीनस्थ ने अपना सिर रगड़ा और बहुत दुखी होकर कहा, मूल रूप से किसी महत्वपूर्ण क्षण में झरने का पानी भेजने से किसी की जान बच सकती थी। क्या एक जीवन 10 निम्न श्रेणी के पवित्र आत्मा पत्थरों के बराबर नहीं है? सबको समझ नहीं आ रहा था कि व्यापार कैसे करें। अर्जुन ने महिला से पूछा, निम्न श्रेणी का पवित्र आत्मा पत्थर कैसा रहेगा? महिला ने उदास भाव से कहा, चलो एक मिशन पर चलते हैं। एक ही यात्रा के बाद हम पांचों एक भी पवित्र आत्मा पत्थर नहीं कमा पाएंगे। हम तुम्हें इतना पैसा कैसे दे सकते हैं? मुझे लगता है कि इसे भूल जाना ही बेहतर है। मुझे अब ये जल वितरण मिशन नहीं चाहिए। अर्जुन ने पहले महिला को स्थिर किया और कुछ देर सोचने के बाद वह सहमत हो गया। जो मार्शल कलाकार यहाँ जल मिशन देने आए थे, वे सभी ऐसे लोग थे जिनके पास स्वयं ऐसा करने की क्षमता नहीं थी। केवल वे छोटे गिल्ड मार्शल प्रैक्टिशनर ही मिशन जारी करने के लिए आते थे, जिनके पास स्वयं की रक्षा करने के लिए पर्याप्त सुरक्षा शहर नहीं था और जिनमें अपने स्वयं के पानी के थैलों की रक्षा करने का आत्मविश्वास नहीं था। हालांकि ये सभी लोग बहुत गरीब थे। अर्जुन ने मन बना लिया कि जब तक उसकी प्रतिष्ठा जारी रहेगी तब तक मिशन जारी करने के लिए आने वाले शक्तिशाली और धनी मार्शल कलाकारों के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। एक दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाएं। आपके अनुसार क्या कीमत उचित होगी? अर्जुन ने पूछा। महिला ने एक क्षण सोचा, फिर अपनी उंगली आगे बढ़ाकर कहा, एक पवित्र चिन्ह। पवित्र आत्मा के पत्थरों को निम्न, मध्यम और उच्चतर स्तरों में विभाजित किया गया था। निम्न स्तर के पवित्र आत्मा के पत्थर सबसे निम्न स्तर के थे, लेकिन निम्न स्तर का पवित्र आत्मा का पत्थर अत्यंत मूल्यवान भी था। बड़ी संख्या में छोटे मार्शल आर्टिस्ट थे जो आधे साल तक काम करने के बाद ही पवित्र आत्मा का पत्थर कमा पाते थे। कुछ तो अपने मिशन में भी असफल रहे। न केवल वे एक भी पवित्र आत्मा का पत्थर नहीं कमा पाए, बल्कि उन पर गिल्ड का कुछ पैसा भी बकाया था। वे सीधे तौर पर नकारात्मक इक्विटी में थे। उस स्थिति में निम्न श्रेणी के पवित्र आत्मा पत्थर आधार मुद्रा के रूप में बहुत महंगे थे, इसलिए उन्होंने पवित्र टोकन नामक कुछ चीज बनाई। पवित्र टोकन सभी संघों द्वारा मान्यता प्राप्त मुद्रा थे। विनिमय दर के संदर्भ में 100 पवित्र टोकन एक निम्न श्रेणी के पवित्र आत्मा पत्थर के बराबर थे। 100 पवित्र टोकन एकत्रित करने के बाद आप पवित्र स्पिरिट स्टोन्स के आदान प्रदान के लिए सीधे किसी भी गिल्ड के एक्सचेंज हॉल में जा सकते हैं। ये बहुत कम है। यहाँ तक कि ली हुआन भी चिंतित था। ठीक है, मैं ये काम करूँगा। अर्जुन ने दांत पीसते हुए तुरंत निर्णय ले लिया। महिला ने भी दांत पीसकर मन बना लिया। तभी उसने अनिच्छा से एक पवित्र चिन्ह सौंपते हुए अर्जुन को पानी पहुँचाने का काम सौंपा। वह पवित्र चिन्ह भी देने को तैयार नहीं थी। उसे पानी के बदले देना वाकई बहुत दुखदायी था। ये कब शुरू होगा? अर्जुन ने पूछा। महिला ने कहा, हम आज दोपहर को निकल रहे हैं। अर्जुन ने सिर हिलाया, एक संदेश निकाला और उसे दिया और उसे बताया कि इसका उपयोग कैसे करना है। इसे ले लो और पहले अंदर जाओ। हम गुप्त क्षेत्र के प्रवेश द्वार के अंदर प्रतीक्षा करने के लिए लोगों को भेजेंगे। इस संदेश में 10 पानी की थैलियां हैं। इन्हें ले लो और इनका इस्तेमाल करो। अगर पूरी प्रक्रिया के दौरान तुम हमारे लिए और झरने का पानी नहीं ढूंढ पाते तो हम इस मिशन के लिए तुमसे कोई शुल्क नहीं लेंगे। तुम्हारे लौटने के बाद मैं तुम्हें पवित्र टोकन लौटा दूंगा। अगर आपके झरने का पानी खत्म हो जाए तो संदेश भेज दीजिए।
हम आपको नया संदेश भेज देंगे, कृपया रक्तसार की एक बूंद इंजेक्ट करें। संदेशवाहक में रक्तसार की 2 बूंदें डाली गईं, एक महिला की और दूसरी ली हुआन की। इस तरह संदेशवाहक उन दोनों के बीच उड़ सकता था। अपनी योग्यताएं इकट्ठा करो, आज का काम खत्म, सब लोग गुप्त क्षेत्र में जाओ। अर्जुन के आदेश पर सभी लोग अपनी मेजें हटा ले गए। ये पहला बिजनेस था। अर्जुन को यकीन नहीं था कि यह कामयाब होगा या नहीं। चलो देखते हैं। महिला और उसकी टीम के साथ ही गुप्त क्षेत्र में प्रवेश कर गए और अर्जुन और अन्य 300 से अधिक लोग भी प्रवेश कर गए। बाहरी दुनिया से आने वाले सिग्नल सीधे गुप्त क्षेत्र में नहीं पहुंच सकते, उन्हें गुप्त क्षेत्र में ही रहना होगा। गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद अर्जुन और अन्य लोगों ने प्रवेश द्वार पर शिविर स्थापित किया और प्रतीक्षा करते हुए बातचीत और शराब पीने लगे। पहले दिन और दूसरे दिन कोई हलचल नहीं हुई। ऐसा लग रहा था कि महिला टीम को कोई परेशानी नहीं हुई। उनके झरने का पानी ही उनके इस्तेमाल के लिए पर्याप्त था। तीसरे दिन अर्जुन तंबू के सामने लेटा हुआ था, तभी उसने देखा कि प्रकाश की एक किरण उसकी ओर तेजी से आ रही है। आ रहा हूँ, जल्दी करो, सब लोग उठो, अर्जुन चिल्लाया। सभी लोग जल्दी से तंबू से बाहर निकल आए, उनकी आंखें चमक रही थीं। संदेश सीधे ली हुआन के हाथ में पहुंच गया। निश्चित रूप से संदेश खाली था। जल्दी करो, नया सिग्नल भेजो, अर्जुन ने कहा। ली हुआन ने तुरंत एक नया सिग्नलिंग ऑर्डर निकाला और नए सिग्नलिंग ऑर्डर और जो उसे अभी अभी मिला था उसे छुआ ताकि नया सिग्नलिंग ऑर्डर महिला के हाथों में उड़ सके। नए सिग्नलिंग आदेश में पहले से ही पानी की 10 थैलियां थीं। ली हुआन ने उसे छोड़ दिया और संदेश प्रकाश की एक किरण में बदल गया और फुसफुसाहट के साथ उड़ गया। फुसफुसाहट। ली हुआन ने एक लंबी सांस ली और जोर से हंसा। हो गया, पहला मिशन आखिरकार पूरा हो गया। बाकी अधीनस्थों ने खुशी मनाई। ली हुआन ने कहा, बॉस, अब हमारे वापस जाने का समय हो गया है। अर्जुन ने कहा, एक क्षण रुको, शायद उन्हें और अधिक झरने के पानी की आवश्यकता है। हमें अंत तक इसका ध्यान रखना होगा। ली हुआन ने सिर हिलाया और कहा, भविष्य में हमें कुछ अधीनस्थों को यहाँ रहने के लिए भेजना होगा। हम पानी की समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए नियोक्ता के आदेश को 24 घंटे प्राप्त कर सकते हैं। 3 दिन और इंतजार करने के बाद एक संदेश आया। सभी लोग फिर से घबरा गए और नया संदेश वापस डालने के लिए तैयार हो गए, लेकिन उसे पता चला कि यह संदेश झरने के पानी के लिए नहीं था। अंदर एक नई खबर थी। ली हुआन ने जब इसे खोला तो उसमें केवल 2 शब्द थे, धन्यवाद। हाँ, अर्जुन मुस्कुराया और हाथ हिलाया। भाइयों, रुकें। गिल्ड में वापस आने के बाद सभी लोग सो गए। अगली सुबह सभी लोग पुनः मेजें लगाने के लिए सड़कों पर चले गए और फिर भी पूरी सुबह कोई भी काम करने नहीं आया। दोपहर को वह महिला आई। हालांकि वह बहुत क्षीण दिख रही थी। उसके शरीर पर अभी भी कई घाव थे जो पूरी तरह से नहीं भरे थे और उसकी त्वचा और मांस अभी भी बहुत कोमल थे। महिला की आंखें लाल थीं और वह चुपचाप अर्जुन के सामने बैठी थी। अर्जुन ने फुसफुसाते हुए कहा, क्या सब ठीक नहीं चल रहा है? महिला ने अपने आंसू पोंछे और कहा, हमारे 5 साथियों में से 2 मर गए। अर्जुन ने आह भरते हुए कहा, मुझे क्षमा करें। महिला ने अपना हौसला वापस पाया और मुस्कुराते हुए बोली, हालांकि मुझे सचमुच आपका धन्यवाद करना होगा। अगर आपका समय पर संदेश न आता तो हम तीनों जीवित नहीं लौट पाते। आपका मिशन सचमुच बहुत अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद। चिंता मत करो, मैं ये बात फैलाने में तुम्हारी मदद करूंगा। मैं तुम्हें ढूंढने के लिए हमारे गिल्ड के अन्य सदस्यों को एक मिशन पर लाऊंगा। अध्याय 1544। महिला के जाने के बाद भी उसे पूरे दिन एक भी सौदा नहीं मिला। हालांकि आज का दिन कुछ दिन पहले से कहीं बेहतर था। कुछ दर्जन लोग परामर्श लेने आए थे, लेकिन परिचय सुनने के बाद सब ने सिर हिलाकर चले गए। कोई भी अर्जुन और अन्य लोगों पर विश्वास नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर भी उन्हें लगता था कि अर्जुन और अन्य लोग झूठे लोग हैं। अर्जुन जितना ज्यादा समझाता वे उतने ही ज्यादा नासमझ होते जाते। दरअसल अर्जुन ने मौके पर ही सिग्नलिंग पाउच कैसे पैक किया जाता है ये भी दिखाया था, फिर भी उन्हें यकीन नहीं हुआ। एक ग्राहक ने कुछ ऐसा कहा जो क्लासिक था और यह अधिकांश ग्राहकों के दिल और दिमाग का प्रतिनिधित्व करता था। ग्राहक ने तिरस्कार पूर्वक कहा, ठीक है, आप किससे मजाक कर रहे हैं?
क्या आपको लगता है कि मैं मूर्ख लग रहा हूँ? सिर्फ आप। अगर आपके पास इतनी महान क्षमता होती तो आप अभी भी सड़कों पर दुकानें खोल रहे होते। आपने तो पवित्र क्षेत्र को पहले ही एकीकृत कर दिया है। ली हुआन ने उस आदमी को गुस्से से पकड़ लिया और कहा, तो फिर मुझे बताओ, क्या हमारा प्रदर्शन सच है? ग्राहक ने होंठ सिकोड़ते हुए कहा, कौन जाने आपने क्या क्या हथकंडे अपनाए। मुझे यह मत कहिए कि एक घड़ा शराब पीने के बाद मुझे अच्छा नहीं लगा। क्या मुझे आपकी शराब से बेहतर शराब बनानी होगी, तभी मैं कह पाऊंगा कि आपकी शराब खराब है। तुम किस तरह की चालें चलना पसंद करते हो? क्या तुम्हारा मेरे साथ कोई रिश्ता है? मैं जानता हूं कि तुम चालबाज हो। ग्राहक ने ली हुआन को बेरहमी से फेंक दिया और चला गया। अर्जुन ने कहा, हालांकि उन्होंने जो कहा वह थोड़ा अनुचित है, लेकिन यह ज्यादातर लोगों के विचारों का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, नाराज मत होइए, अपना समय लीजिए। एक दिन कोई काम नहीं हुआ। गिल्ड में वापस आकर सबने इस पर चर्चा करने के लिए एक बैठक की। अर्जुन ने सबसे पहले कहा, भाइयों, कृपया निराश न हो। हमारे पास सपने हैं और हम जानते हैं कि हमारे पास अपने सपनों तक पहुंचने का सही रास्ता है। हमें काम करने में बस समय लगता है। हम निश्चित रूप से ऐसा कर पाएंगे। ली हुआन ने कहा, बॉस, हम अपना खुद का एक संघ क्यों नहीं बनाते? केवल इसी तरह हम अपनी प्रतिष्ठा बना सकते हैं। अन्यथा चाहे हम कितनी भी मेहनत कर लें, हमारी अंतिम अच्छी प्रतिष्ठा हम पर नहीं पड़ेगी। यह महान अग्नि संघ के लिए व्यर्थ काम करने के बराबर है। अर्जुन ने एक पल सोचा और कहा, मैंने भी इस बारे में सोचा है। हालांकि इस समय कोई जल्दी नहीं है। हमें पहले अपनी प्रतिष्ठा सुधारने का कोई उपाय सोचना चाहिए। अभी ग्रेट फायर गिल्ड को सीधे छोड़ना समझदारी नहीं है। कम से कम हमें अभी भी ग्रेट फायर गिल्ड के सुरक्षित शहर की जरूरत है। नव स्थापित संघ, भले ही उसके पास जल आपूर्ति का एकाधिकार हो, कुछ समय तक अन्य संघों के लिए कोई खतरा नहीं बनेगा। जैसा कि अर्जुन ने कहा था, कम से कम अन्य संघों के पास अभी भी एक सुरक्षित शहर तो है। सेफ सिटी सिर्फ झरने का पानी उपलब्ध नहीं करा रही थी, बल्कि यह जीवन भी बचा सकती थी। जब किसी युद्ध कलाकार का पीछा कोई क्रूर जानवर करता था, तो वह किसी विपत्ति से बचने के लिए सुरक्षित नगर में छिप सकता था। ये कुछ ऐसा था जो अर्जुन और अन्य लोग उस समय नहीं कर सकते थे। जहां तक जल वितरण मिशन की कीमत का सवाल है, इस पर सभी ने काफी देर तक चर्चा की। एक मिशन और एक पवित्र टोकन के लाभ बहुत छोटे थे। केवल 100 संत टोकन को निम्न श्रेणी के संत आत्मा पत्थर के बदले में बदला जा सकता था, लेकिन अर्जुन के 300 भाई उसे उठाने के लिए उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। दूसरे शब्दों में, उसे यह सुनिश्चित करने के लिए कुल 30,000 मिशन पूरे करने थे कि उसके प्रत्येक भाई को निम्न श्रेणी का पवित्र आत्मा पत्थर प्राप्त हो। हालांकि ये बहुत अपर्याप्त था। इन दिव्य मार्शल 8वें स्तर के मार्शल कलाकारों में से प्रत्येक को 9वें स्तर तक आगे बढ़ने के लिए 128 निम्न श्रेणी के पवित्र आत्मा पत्थरों की आवश्यकता थी। ये 3.84 मिलियन जल वितरण मिशन था। ये 300 लोग थके होने पर भी खून की उल्टी नहीं कर सकते थे। अर्जुन ने कहा, कीमत की समस्या जैसे जैसे विश्वसनीयता खुलती है, धीरे धीरे बढ़ती जाती है। फिलहाल पैसा कमाना गौण है, मुख्य बात यह है कि हम दूसरों को अपने बारे में समझाएं। जहां तक मेरी बात है, मैं गुप्त लोक में खोजबीन करने जाऊंगा। तुम लोग पीछे रहो और जल वितरण अभियान का प्रबंधन करो। मैं यह अभियान ली हुआन को सौंपता हूँ। ली हुआन ने सिर हिलाया और कहा, बॉस, चिंता मत करो। देर सवेर हम 4 सम्राटों के संग से आगे निकल जाएंगे और जो लोग हमें स्वीकार करने से इनकार करते हैं, उन्हें पछताना पड़ेगा। अर्जुन के अपने विचार थे। 300 भाइयों को भी पदोन्नति देनी थी और उन्हें मार्शल संत बनाना था। यदि वह प्रतिदिन पानी पहुंचाने के लिए थोड़े से पैसे का इंतजार करता, तो उसे आगे बढ़ने के लिए वर्षों तक इंतजार करना पड़ता। हालांकि इस मिशन की संभावनाएं असीम रूप से उज्ज्वल थीं। मुख्य बात यह थी कि अर्जुन के पास ज्यादा समय नहीं बचा था। उसके पास सिर्फ 4 महीने बचे थे। इसलिए उसका वर्तमान विचार ये था कि वह पानी पहुंचाने से मिले थोड़े से पैसे को कहीं और नहीं ले जाएगा। उसे अभी भी गुप्त लोक में जाकर खोजबीन करनी थी और अपनी साधना का स्तर बढ़ाने का कोई उपाय सोचना था। 4 महीने के अंदर उसे मार्शल संत के पद पर पदोन्नत होना ही होगा।
तभी वह बाई कबीले में जाकर नियुक्ति के योग्य हो पाएगा। अगले दिन अर्जुन फिर से गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए तैयार था। नीले पानी की प्रत्येक बूंद में 100 पानी की थैलियां जमा हो सकती थीं, जो उसके लिए गुप्त क्षेत्र में पूरे 3 महीने तक रहने के लिए पर्याप्त थीं। इसलिए अब उसे दूसरों के सुरक्षित रास्ते किराए पर लेने के लिए पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं थी। उसे सब कुछ खुद ही तलाशना पड़ता था। जाने से पहले वह अपने भाइयों के साथ सड़कों पर गया, ये देखने के लिए कि आज क्या होगा। नतीजा ये हुआ कि जैसे ही 300 से ज्यादा लोग सड़कों पर उतरे, उन्हें पता चला कि मार्शल आर्ट के माहिरों का एक बड़ा समूह पहले से ही यहाँ इंतजार कर रहा था। मार्शल आर्ट के उस समूह में कल वाली महिला भी थी। अर्जुन हंसा और ली हुआन और अन्य सभी हंसे। सुंदर कल निकट आता जा रहा था। ये वे हैं। एक मार्शल सेंट स्तर एक मार्शल कलाकार ने अर्जुन और अन्य लोगों को संदेह से देखा, लेकिन उसके शब्द एक महिला को संबोधित थे। महिला ने जोर से सिर हिलाया। ये वही हैं। वे सचमुच झरने का पानी जल्दी से पहुंचा सकते हैं। मार्शल ऋषि ने संदेह से कहा, आप में से कौन जिम्मेदार है? अर्जुन ने ली हुआन की ओर इशारा किया। इस छोटी सी बात ने भी भाइयों का दिल जीत लिया। सत्ता सौंपने की इच्छा रखना एक ऐसा गुण था जो बॉस के पास होना चाहिए था, ताकि उसके भाई यह महसूस कर सकें कि अर्जुन एक तानाशाह नहीं था। मार्शल ऋषि ने ली हुआन की ओर मुड़कर कहा, हमारे पास 13 टीमें हैं जो गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करना चाहती हैं। क्या आप इसे लेना चाहते हैं? ली हुआनशी ने कहा, ले लो। बिल्कुल। मार्शल ऋषि ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, ये रहे 13 पवित्र चिन्ह। आप लोग पहले इन्हें ले लीजिए। अगर यह सहयोग सफल रहा तो हम आने वाले लंबे समय तक आपके लिए मिशन जारी रखेंगे। इसके अलावा हमारा संघ हाल ही में एक नया सुरक्षित शहर बनाने की तैयारी कर रहा है। पानी को इधर उधर भेजना काफी परेशानी भरा है। अगर हमें आपकी मदद मिले तो यह ज्यादा सुविधाजनक होगा। मुझे आशा है कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे। ली हुआन ने हंसते हुए कहा, आपका सहयोग अच्छा रहे। दोनों ने हाथ मिलाया और विवरण पर चर्चा करने लगे। अर्जुन ने ली हुआन के कंधे पर थपथपाया और जाने के लिए मुड़ा। गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद अर्जुन के मन में पहले से ही अपने विचार थे। इस बार उसने जोंगलैन और अन्य लोगों का अनुसरण करने, सीधे गहरे गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने, उच्च स्तरीय जानवरों को लुभाने और फिर उन्हें मारने की योजना बनाई। जोंगलैन और अन्य केवल पहला चरण ही पूरा कर सके, लेकिन क्रूर जानवरों को मारने की उनकी क्षमता थोड़ी अपर्याप्त थी और यह वही था जिसके बारे में अर्जुन को चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी। गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले अर्जुन गिल्ड में गया। वह एक समन्वय क्रिस्टल पत्थर खरीदना चाहता था। वह दूसरों के सुरक्षित रास्ते किराए पर लेने का इरादा नहीं रखता था, लेकिन फिर भी दिशा का पता लगाना जरूरी था। उसे यह सुनिश्चित करना था कि वहां जाने के बाद वह वापस आने का रास्ता ढूंढ सके। तब समन्वय क्रिस्टल अपरिहार्य थे। हालांकि पूछताछ करने के बाद ही उन्हें पता चला कि एक एकल समन्वित क्रिस्टल पत्थर की कीमत वास्तव में 100 निम्न श्रेणी के पवित्र आत्मा पत्थरों के बराबर थी। इसके अलावा ये सबसे सस्ता निम्न श्रेणी का निर्देशांक क्रिस्टल पत्थर था। यह ज्यादा से ज्यादा 20 समय निर्देशांक ही जारी कर सकता था। अगर यह मध्यम निर्देशांक वाला क्रिस्टल पत्थर होता तो बोली मूल्य 1000 निम्न श्रेणी के पवित्र आत्मा पत्थरों तक पहुंच जाता। 100 गुना निर्देशांक जारी कर सकता है। ये समय निर्देशांक एक दूसरे को महसूस कर सकते हैं और मार्शल कलाकार को मार्गदर्शन कर सकते हैं, ताकि मार्शल कलाकार को अगला निर्देशांक खोजने से रोका जा सके, क्योंकि वे अगले निर्देशांक से बहुत दूर हैं, जिसके कारण मार्शल कलाकार अगला निर्देशांक नहीं ढूंढ पाता है। यदि 2 निम्न श्रेणी के निर्देशांक क्रिस्टल एक साथ 40 समय निर्देशांक का निर्माण करें तो वे एक दूसरे को महसूस नहीं कर पाएंगे और यह प्रयास की बर्बादी होगी। अर्जुन दुविधा में था। उसके पास केवल 8 निम्न श्रेणी के पवित्र आत्मा के पत्थर थे। वह सबसे निम्न स्तर के समय निर्देशांक भी नहीं खरीद सकता था। उसे 100 की जरूरत थी। अध्याय 1545 कोऑर्डिनेट क्रिस्टल स्टोन्स के साथ एक सुरक्षित मार्ग स्थापित करने की स्थितियां थीं। अगर मार्ग वास्तव में व्यवहार्य होता तो लागत बहुत जल्दी वसूल हो जाती।
इस वस्तु का इतनी ऊंची कीमत पर बेचा जाना अनुचित नहीं था, लेकिन इस तरह की चीज कोई नहीं खरीदता था। सब लोग मिलकर इसे खरीदने आते थे और मिलकर रास्ता बनाते थे, इसलिए एक व्यक्ति के लिए यह बहुत ज्यादा कीमत थी। अर्जुन के पास सुरक्षित मार्ग किराए पर लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वह और भी गहराई में और दूर जाना चाहता था, लेकिन ग्रेट फायर गिल्ड के पास केवल 13 सुरक्षित शहर थे। 13वें सुरक्षित शहर से गुप्त क्षेत्र की गहराई तक जाने के केवल 4 सुरक्षित रास्ते थे। प्रत्येक वस्तु और हर 10 दिन का किराया 10 निम्न श्रेणी के पवित्र आत्मा पत्थर थे। सुरक्षित मार्ग जितना गहरा होगा उसे खोलना उतना ही कठिन होगा, तथा कीमत जितनी अधिक होगी वह उतना ही महंगा होगा। दूसरे शब्दों में, इस मार्ग को किराए पर लेने वाले मार्शल कलाकारों को पैसे न गंवाने के लिए 10 दिनों के भीतर 10 से अधिक निम्न श्रेणी के पवित्र आत्मा पत्थर अर्जित करने पड़ते थे। ये बहुत ही अतिशयोक्तिपूर्ण संख्या है, इसलिए बहुत कम लोग ऐसा जोखिम उठा सकते हैं। यह मार्ग काफी लाभदायक था, लेकिन इसमें किसी की रुचि नहीं थी और कोई भी इसे किराए पर लेने नहीं आया था। अर्जुन इतना जोखिम उठाने को तैयार था, लेकिन उसके पास इसे किराए पर लेने के लिए पैसे नहीं थे। उसके पास केवल 8 निम्न श्रेणी के पवित्र आत्मा पत्थर थे और 2 अभी भी बचे थे। मादरचोद, चाहे कुछ भी हो, बस आगे बढ़ो। अर्जुन निर्दयी था और सीधे गुप्त क्षेत्र में चला गया। गिल्ड का परिवहन मार्ग निःशुल्क था, जो 13 सुरक्षित शहरों को जोड़ता था। अर्जुन झरने के पानी की 100 थैलियां साथ लाया। पहले सुरक्षित शहर गया, फिर दूसरे और तीसरे। 13वें सुरक्षित शहर तक पहुंचने में उसे कुल 5 दिन लगे। पानी भेजने की कोई जरूरत नहीं थी। अगर वह हल्का कवच पहन लेता तो वह ज्यादा तेजी से यात्रा कर पाता। इसके अलावा ये रास्ता अपेक्षाकृत सुरक्षित था और उसकी प्रगति को तेज कर सकता था। उसे खूंखार जानवरों से परेशान होने की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। 13वां सुरक्षित शहर वह था जिसमें एक साथ 5 लाख लोग रह सकते थे। हालांकि शहर में मार्शल आर्ट के लोग बहुत कम थे, शायद उनकी संख्या 200-300 भी नहीं थी और सड़कें खाली थीं। जिन लोगों ने यहाँ आने का साहस किया वे सभी महत्वाकांक्षी लोग थे और उन्हें अपने आप पर बहुत भरोसा था। इसके अलावा यहाँ आने वाले सभी लोग मार्शल संत थे। उनमें से ज्यादातर मार्शल संत क्षेत्र के 3रे स्तर पर थे और मार्शल संत क्षेत्र के 7वें या 8वें स्तर पर भी कुछ विशेषज्ञ थे। ये सभी महान अग्नि संघ के बुजुर्ग थे और वे सभी असाधारण थे। अर्जुन के आगमन ने तुरंत ही अन्य लोगों का ध्यान आकर्षित किया। क्या तुम खो गए हो? एक अधेड़ उम्र के मार्शल ऋषि ने अर्जुन को देखा और कहा, तुम इतनी कम उम्र में 13 शहरों में क्यों आए? ये जगह बहुत खतरनाक है। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, हाँ, मैं रास्ता भटक गया हूँ। मैं बस वापस जाने ही वाला हूँ। वह इन लोगों से ज्यादा गहराई से बात करने में रुचि नहीं रखता था, इसलिए उसने कोई बहाना ढूंढा और कुछ खाकर अपने रास्ते चला गया। चूंकि शाश्वत गुप्त क्षेत्र का भूगोल बहुत बदल गया था, इसलिए इसे क्षेत्रों में विभाजित करना बहुत मुश्किल था। इसलिए गहराई का पता लगाने के लिए पूरे शाश्वत गुप्त क्षेत्र को वलयों में विभाजित किया गया था। बिग फायर गिल्ड का सुरक्षित शहर बहुत मानक था और हर शहर एक रिंग में स्थित था। दूसरे शब्दों में, अर्जुन गुप्त क्षेत्र के 13वें रिंग में पहुंच गया था। अपनी समझ से उसने पाया कि संघ जितना मजबूत होगा, शहर उतना ही सुरक्षित होगा और उसकी गहराई भी उतनी ही ज्यादा होगी। उदाहरण के लिए, पूर्वी सम्राट संघ ने तो शहर को 30वें घेरे तक भी बना लिया था। हालांकि जो लोग 30 छल्लों में घूम सकते थे वे मूलतः सभी स्वर्गीय क्लेश क्षेत्र के विशेषज्ञ थे। शहर से निकलकर अर्जुन ने आसमान की ओर देखने के लिए अपना सिर उठाया। आसमान धूसर और धुंधला था। उसे कोई संदर्भ वस्तु दिखाई नहीं दे रही थी, न ही वह दिशा निर्धारित कर पा रहा था। चलो, जाने के बाद हम वापस कैसे आएंगे? अर्जुन दुविधा में था। सर्प ने कहा, टेलीपोर्टेशन व्यू को नीचे रख दो। अर्जुन की ने कहा, टेलीपोर्टेशन सरणी स्थानिक कूद का उपयोग करती है, लेकिन गुप्त क्षेत्रों में स्थानिक कूद बेकार है। सांप हंसा और बोला, तुम्हें कूदने के लिए किसने कहा? मेरा मतलब है, टेलीपोर्टेशन व्यू को नीचे रखने के बाद तुम्हारे पास शून्य पत्थर हैं। क्या तुम समझ नहीं सकते कि तुम्हारा टेलीपोर्टेशन व्यू कहाँ है? टेलीपोर्टेशन संरचना अंतरिक्ष को अपने अस्तित्व के माध्यम के रूप में उपयोग करती है।
यहाँ का भूभाग हजारों बार बदल जाए तो भी टेलीपोर्टेशन संरचना वहाँ से नहीं हटेगी। ये सही है। अर्जुन की आंखें चमक उठी और उसके पैरों के नीचे एक टेलीपोर्टेशन सरणी दिखाई दी। वह थोड़ी देर के लिए उड़ गया और फिर ध्यान से उसे भांप लिया। और हाँ, वह शून्य पत्थर का इस्तेमाल करके दूर स्थित अपने टेलीपोर्टेशन एरे का पता लगा सकता था। हालांकि इस तरह की चीज अभी भी समय निर्देशांक की जगह नहीं ले सकती थी, क्योंकि केवल अर्जुन ही इसे महसूस कर सकता था और कोई भी इसे महसूस नहीं कर सकता था। ठीक इसी तरह अर्जुन के उड़ान भरने के आधे दिन बाद उसने दूसरा टेलीपोर्टेशन एरे स्थापित किया। पहले टेलीपोर्टेशन एरे को भांप कर उसने दूसरे टेलीपोर्टेशन एरे पर एक छोटा सा तीर लगाया और पहले टेलीपोर्टेशन एरे की ओर इशारा किया। उसने फिर से 2 लिखा। ये संख्या उसे टेलीपोर्टेशन एरे का स्थान और सीरियल नंबर पहचानने में मदद करती थी। ये तरीका अप्रत्याशित नहीं था, लेकिन कोई भी इसे हासिल करने में सक्षम नहीं था। रहस्यमय दाव विशेषज्ञ थे जो अपनी टेलीपोर्टेशन संरचनाएं स्थापित कर सकते थे, लेकिन वे अपनी टेलीपोर्टेशन संरचनाओं को महसूस नहीं कर पा रहे थे। इसमें एक बात शामिल थी और वह ये कि अर्जुन ने एक बार एक शून्य पत्थर को अवशोषित कर लिया था। हालांकि कोई भी अन्य व्यक्ति इस प्रकार की ऊर्जा को अवशोषित नहीं कर सकता। अर्जुन ने रास्ते में टेलीपोर्टेशन पोर्टल स्थापित किया, रास्ते में आगे बढ़ते हुए और किसी भी समय उसे भांपने के लिए मुड़ते हुए। उसने पाया कि टेलीपोर्टेशन पोर्टल काफी दूर था और टेलीपोर्टेशन पोर्टल भांपने की दूरी से लगभग 50,000 ली आगे निकल गया था। इस तरह वे केवल 50,000 किलोमीटर दूर एक नया टेलीपोर्टेशन एरे स्थापित कर सकते थे। धीरे धीरे वह अभी भी शुरुआत से समय के कुछ अजीब निर्देशांक देख सकता था। अब तक वह पहले से ही निर्जन गुप्त क्षेत्र की गहराई में प्रवेश कर चुका था। ये पहले ही कुछ मिलियन किलोमीटर से अधिक हो चुका था और उसे फिर कभी एक भी जीवित व्यक्ति का सामना नहीं करना पड़ा। ये स्थान 13 शहरों की अधिकतम गतिविधि की परिधि से कहीं अधिक दूर था तथा यहाँ तक कि सबसे सुरक्षित मार्ग भी इस स्थान से बहुत दूर था। यह एक अपरिचित वातावरण था। अर्जुन सावधानी से आकाश में तैरा और दूर तक देखा। उसके सामने धुंध भरा दलदल था जिसमें दृश्यता बहुत कम थी। वहाँ एक दलदल है। अर्जुन ने गहरी सांस ली और अपनी सांस रोक ली। उसे नहीं पता था कि दलदल में कोई जहरीली गैस है या नहीं, लेकिन सांस न लेना ही बेहतर था। सावधान रहो, सांप ने कहा। इस तरह की जगह पर आमतौर पर जीव जंतु होते हैं। अर्जुन ने अपना हौसला बढ़ाया और विशाल कृपाण को अपने हाथ में पकड़ लिया तथा अपनी गति धीमी करते हुए धीरे धीरे तैरने लगा। जब वह अंततः दलदल के ऊपर आकाश में पहुंचा तो उसने महसूस किया कि उसका शरीर किसी बल द्वारा नीचे खींचा जा रहा है और वह भारी होकर नीचे उतरने लगा। धिक्कार है। अर्जुन ने तुरंत अपना सिर नीचे किया और अपने पैरों के नीचे उबलता हुआ दलदल देखा। कीचड़ उबल रहा था और एक अजीब तरह की मीथेन गैस छोड़ रहा था। स्थानिक दलदल। बड़ा सांप भी दंग रह गया और बोला, यह असल में ऐसी ही चीज है। मुझे तो लगता था कि यह सिर्फ किंवदंतियों में ही होती है। स्थानिक दलदल क्या होता है? अर्जुन को लगा कि खींचने वाली शक्ति लगातार बढ़ती जा रही है। उसका शरीर अतुलनीय रूप से भारी था। उसे जोर से पकड़े रहना पड़ा ताकि नीचे न घसीटा जाए। सांप ने कहा, दलदल एक जीवित व्यक्ति को फंसा सकता है। यदि आप इस पर पैर रखेंगे तो ये डूब जाएगा, लेकिन स्थानिक दलदल को छूने की जरूरत नहीं है, ये डूब जाएगा। जब तक आप दलदल के ऊपर आकाश में तैरते रहेंगे तब तक आप आकर्षण से जकड़े रहेंगे। जल्दी करो, इस कीचड़ को अपने पैरों के नीचे छोड़ दो, वरना बहुत देर हो जाएगी। जितना नीचे खींचोगे उतना ही ज्यादा खिंचाव मिलेगा। अर्जुन की अभिव्यक्ति में भारी परिवर्तन आया और वह तेजी से अपने पास स्थित कीमती सूखी जमीन के एक छोटे से टुकड़े की ओर उड़ गया, लेकिन ये बहुत कठिन था। जैसी कि उम्मीद थी, वह इस क्षेत्र में जितना अधिक समय तक रहेंगे, निकासी उतनी ही अधिक होगी। शुरुआत में अर्जुन आसानी से पीछे हटने वाले बल का प्रतिरोध कर पा रहा था, लेकिन कुछ सेकंड बाद पीछे हटने वाला बल 10 गुना बढ़ गया। अगले कुछ सेकंड में ये 10 गुना बढ़ गया। अब तक अर्जुन को निगले जाने से बचने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी थी। धिक्कार है, ये कैसी जगह है? अर्जुन को बहुत प्रयास करना पड़ा इससे पहले कि वह अंततः अपने पैरों के नीचे की गाद से सूखी जमीन पर उड़ सके।
हालांकि इधर उधर देखने पर पता चला कि उसके सामने अलग अलग आकार के घने दलदली गड्ढे थे। सूखी जमीन की तुलना में ये संख्या लगभग 100:1 के अनुपात तक पहुंच चुकी थी। थोड़ी सी भी लापरवाही उसे अपनी गिरफ्त में ले लेगी। अध्याय 1546। यहाँ घूमने में कोई दिक्कत नहीं है, सांप ने कहा, लेकिन एक बार जब तुम्हारा सामना किसी खूंखार जानवर से हो जाएगा तो तुम अपनी मर्जी से नहीं चल पाओगे। ये जगह बहुत खतरनाक होगी। मुझे लगता है कि दलदल से बचकर निकलना ही बेहतर होगा। अर्जुन ने एक पल सोचा और अपना सिर हिलाया। नहीं, हम यहाँ एक खतरनाक क्षेत्र खोजने आए हैं। अगर हम खतरे से डरते हैं तो क्या शाश्वत गुप्त क्षेत्र में प्रवेश न करना सुरक्षित नहीं होगा? बड़े सांप ने कहा, ये सच है। बाहरी दुनिया का नियम है कि वातावरण जितना खतरनाक होगा, शक्तिशाली राक्षसों के प्रकट होने की संभावना उतनी ही ज्यादा होगी। मुझे आश्चर्य है कि क्या ये नियम गुप्त क्षेत्र में भी लागू होता है। अर्जुन ने कहा, समय से पहले तैयारी करो। हालांकि जोंगलैन और अन्य लोगों की योजनाएं विफल रहीं, फिर भी उनकी सोच बहुत अच्छी थी। अर्जुन को लगा कि यह बहुत संदर्भ मूल्य का है। उसने सबसे पहले प्राचीन युग के खूंखार जानवर को ध्यान से खोजा, फिर एक को फुसलाने का तरीका सोचा, धीरे धीरे उसे दूर ले गया और फिर अकेले खूंखार जानवर पर हमला कर दिया। जहां तक अर्जुन की बात है, उसने इसी सोच पर चलने की योजना बनाई। सबसे अच्छा तरीका ये था कि पहले ताई दिव्य कला स्थापित की जाए और फिर खूंखार जानवरों को फुसलाकर आसपास लाया जाए और फिर उन्हें एक ही तलवार से मार डाला जाए। दोनों ने एक पल के लिए विचार विमर्श किया। इस समय उनके पास दो विकल्प थे। एक, दलदल से बाहर निकलकर दलदल के बाहर अवतार को ताई दिव्य कला में तैरने देना। दूसरा, दलदल में और गहराई तक जाना और दलदल की गहराई में ताई दिव्य कला स्थापित करना। इसे बाहर स्थापित करना निश्चित रूप से अधिक सुरक्षित होगा, लेकिन ताई दिव्य कला की 50,000 मील की परिधि दलदल के आकार को घटाकर केवल 50,000 मील कर देगी। हालांकि यदि उन्हें दलदल की गहराई में रखा जाए तो वे आगे से पीछे तक 100,000 किलोमीटर का व्यास कवर करने में सक्षम होंगे। प्रत्येक के अपने फायदे और नुकसान हैं जिन पर विचार करना आवश्यक है। अंत में अर्जुन ने एक अधिक सुरक्षित तरीका चुना और कहा, चूंकि आप यहाँ नए हैं, इसलिए आपको अधिक सुरक्षित होना चाहिए। आगे जोखिम लेने से पहले आपको गुप्त क्षेत्र में लड़ने की आदत डाल लेनी चाहिए। वह तुरंत दलदल से पीछे हट गया और दलदल के किनारे पर एक विशाल धर्मी क्यूई आरेख स्थापित किया, जिससे एक अवतार ने संरचना पर तैरना शुरू कर दिया। इसके बाद अर्जुन दलदल में उड़ गया और प्राचीन युग के क्रूर जानवरों को खोजने की कोशिश करते हुए तेजी से आगे बढ़ने लगा। घने दलदली गड्ढे बिना किसी नियम के बिखरे हुए थे, लेकिन दुश्मन के पीछा किए बिना अर्जुन के लिए इन गड्ढों को जल्दी और सटीक रूप से बाईपास करना आसान था। धीरे धीरे 10,000 ली उड़ गए और उन्हें कुछ भी नहीं मिला। 20,000 ली उड़ गए, 30,000 ली, 40,000 ली और यहाँ तक कि 50,000 ली भी, फिर भी उन्हें कुछ नहीं मिला। अर्जुन दुविधा में था। वह अपने शरीर के बाहर अवतार की सबसे दूर की बोधगम्य दूरी तक पहुँचने ही वाला था। उसका क्षेत्र पहले से अब तक बहुत बढ़ गया था और उसकी बोधगम्य दूरी भी 50,000 किलोमीटर से बढ़कर 1,00,000 किलोमीटर हो गई थी। हालांकि ये वह दूरी थी जहां से वह दुश्मन के आभामंडल के उतार चढ़ाव को महसूस कर सकता था, न कि वह दूरी जहां से वह अवतार को महसूस कर सकता था। अवतार की उसकी धारणा अभी भी 50,000 किलोमीटर पर थी। अर्जुन ने इस प्रश्न पर विचार किया था। ऐसा प्रतीत होता था कि उसके शरीर के बाहर का अवतार उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा से सीधा संबंध रखता था। जब तक वह अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं बढ़ाता, अवतार के प्रति उसकी संवेदी दूरी बढ़ती नहीं रहेगी। जहां तक उनके दिव्य आत्म क्षेत्र का प्रश्न है, वह आज तक उन्नत नहीं हुआ था। मैं नहीं कर सकता। अगर मैं और आगे गया तो यह अवतार के बारे में मेरी समझ से परे हो जाएगा। ताई दिव्य कला की कृपाण की रोशनी अपने आप ही लुप्त हो जाएगी। अर्जुन ने भौहें चढ़ाईं। यद्यपि कृपाण की रोशनी केवल कुछ घंटों के लिए ही थी, लेकिन अब हार मान लेना दुखद होगा। क्षैतिज रूप से खोजो, सांप ने कहा। इसे 50,000 मील की गोलाकार सीमा पर रखो। यही एकमात्र रास्ता है। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और वहीं एक टेलीपोर्टेशन एरे स्थापित किया। उसने इस जगह को एक लोकेशन पॉइंट के रूप में इस्तेमाल किया और फिर बाएं गोलार्ध की ओर उड़ चला।
अपनी कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए उन्होंने अपनी उड़ान की गति को और भी बढ़ा दिया। उन्होंने बाईं ओर के सभी क्षेत्रों की खोज में लगभग आधा दिन बिताया, लेकिन उन्हें अभी भी कुछ नहीं मिला। सांप ने कहा, निराश मत हो, आगे बढ़ो। अर्जुन टेलीपोर्टेशन सरणी के स्थान पर वापस लौट आया और दाईं ओर खोज की। उसने अपनी गति फिर बढ़ा दी। हालांकि वह अभी भी अपनी अधिकतम गति से दूर था, लेकिन अपरिचित खतरनाक वातावरण में वह जितनी तेजी से उड़ रहा था, खतरा उतना ही ज्यादा था। 1 घंटा बीत गया, 2 घंटे बीत गए। अर्जुन का धैर्य लगभग पूरी तरह से जवाब दे चुका था। उसने पहले ही इस जगह को छोड़कर यहीं एक नई ताई दिव्य कला स्थापित करने की योजना बना ली थी। फिर वह दलदल में और गहराई तक खोजबीन करेगा। मुझे डर है कि हम इस सीमा के भीतर अनंत भयंकर जानवर का ठिकाना नहीं ढूंढ पाएंगे। अगर हम सचमुच नहीं ढूंढ पाएंगे तो हम केवल पहले से मौजूद ताई दिव्य कला को रद्द कर सकते हैं। और फिर ये सुनते ही अर्जुन अचानक स्तब्ध रह गया। उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं और उसने आगे देखा। उसके सामने धुंध भरे दलदल के ऊपर सड़े और सूखे जंगल में भिन्न भिन्नाती हुई चीजों का एक समूह तैर रहा था। वे चीजें बड़े बड़े भरिंगों जैसी थीं। हर एक तरबूज के आकार का था और एक साथ समूह में रखे हुए थे। एक नजर में कम से कम 13-14 भरिंग ऊपर की ओर उड़ रहे थे। हे भगवान, मार्शल सेज! अर्जुन का दिल धड़क उठा। यद्यपि वे भरिंग पर्याप्त बड़े नहीं थे, फिर भी उनमें से प्रत्येक के पास मार्शल सेंट लेवल 1 का क्षेत्र था। उनकी ताकत वास्तविक थी। सबसे ज्यादा परेशानी की बात यह थी कि अर्जुन बहुत तेज उड़ रहा था, इसलिए उसके पास प्रतिक्रिया करने के लिए पर्याप्त दूरी भी नहीं थी। जब उसने पहली बार उन भरिंगों को देखा तो उन भरिंगों ने भी उसे देख लिया। वे बहुत ज्यादा हैं, जल्दी करो और पीछे हट जाओ। बड़े सांप ने जल्दी से आग्रह किया। अर्जुन ने इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा और तुरंत पलटकर विपरीत दिशा में उड़ गया। भरिंगों ने तुरंत अर्जुन का पीछा किया। ये जीव बेहद तेज उड़ रहे थे, मानो उन्हें दलदल के ऊपर के आकर्षण की कोई परवाह ही न हो। वे उस आकर्षण से पूरी तरह अछूते थे। बुरा, बुरा, बहुत कम अनुभव, जल्दबाजी। अर्जुन को तुरंत अनुभव की कमी का एहसास हुआ। मूल रूप से योजना ये थी कि जानवरों के एक समूह का सामना करने के बाद उनमें से एक जानवर को फुसलाकर बाहर निकालने का तरीका खोजा जाए और फिर उस जानवर को झुंड से अकेला छोड़ दिया जाए और फिर उसे मारने का तरीका सोचा जाए। लेकिन वह बहुत तेज उड़ रहा था। अचानक उसे सभी खूंखार जानवरों ने देख लिया। नतीजा ये हुआ कि 1 दर्जन से ज्यादा खूंखार जानवर उसका पीछा करने लगे। अगर वे आखिरकार बच भी गए तो भी वे खूंखार जानवर झुंड में ही थे। इस बार ये बेकार और समय की बर्बादी होगी। जल्दी करो और पकड़ लो। वे चीजें बहुत तेज उड़ रही हैं। वे हर सेकंड दूरी आधी कर सकती हैं। सांप की तेज आवाज अर्जुन के दिल में गूंजी। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा। जानवरों का समूह पहले से ही उसके बहुत करीब था। जब वह उड़कर आया और पहली बार उस जानवर को देखा तो उनके बीच की दूरी केवल 100 मील थी। 3 सेकंड की इतनी छोटी सी अवधि में 100 ली के बीच की दूरी जल्दी से 50 ली, 25 ली, 13 ली तक कम हो गई। दिव्य मार्शल क्षेत्र और यहाँ तक कि मार्शल सेंट क्षेत्र के मार्शल कलाकारों के लिए 13 मील की दूरी व्यवहारिक रूप से एक करीबी मुकाबला थी। भिन्न भिन्नाहट, पीछे से पंख फड़फड़ाने की आवाज आई, जिससे अर्जुन की खोपड़ी सुन्न हो गई। इसके तुरंत बाद एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली आकर्षण ने अर्जुन को पीछे से जकड़ लिया। दलदल। अर्जुन चौंक गया और जल्दी से अपना सिर नीचे करके देखने लगा, लेकिन उसके पैरों के नीचे सचमुच सूखी जमीन थी। वह आकर्षण। अर्जुन ने मुड़कर गहरी सांस ली। यह आकर्षण भरिंगों के झुंड से आया। अध्याय 1547। भरिंगों के उन झुंडों में वास्तव में स्थानिक दलदल गुण था। वे अंतरिक्ष को विकृत कर सकते थे। वे अंतरिक्ष को रेत की तरह मानते थे, रेत का गड्ढा बनाते थे और आसपास का स्थान इस रेत के गड्ढे में समा जाता था। यह एक अंतरिक्षीय खींचतान थी। अर्जुन भी अंतरिक्ष में मौजूद था, इसलिए उसे भी पकड़ लिया गया। अर्जुन की गति बहुत धीमी हो गई, जबकि भरिंगों के झुंड की गति में कोई बदलाव नहीं आया।
नतीजतन 13 ली की दूरी तुरंत 3 ली रह गई। इसमें 1 सेकंड भी नहीं लगा। सपने देखते रहो। अर्जुन ने उसके शरीर में बिजली की एक तेज ऊर्जा का इंजेक्शन लगाया, जिससे उसकी मेरिडियंस उलट गईं। इसके प्रभाव से वह तुरंत कोमा में चला गया और फिर नींद में खो गया। यह उसके कई प्रयोगों का नतीजा था। पहले जब भी उसे कोई खतरा नजर आता था, वह अपने माथे पर थप्पड़ मार लेता था। ये तरीका बहुत ही मूर्खतापूर्ण और अक्षम था। उन्होंने पाया कि उनके मेरिडियन में बिजली की ऊर्जा या आभा को तुरंत उल्टा किया जा सकता है, और इसके शक्तिशाली विपरीत प्रभाव से एक मार्शल कलाकार बेहोश हो सकता है। अब ये कहा जा सकता है कि यह एक महत्वपूर्ण क्षण था जब अर्जुन स्वप्न देख रहा था और अपने स्वप्न शरीर और वास्तविक शरीर का आदान प्रदान कर रहा था, तो भरिंगों का झुंड भी उस स्थान पर हवा में भिनभिना रहा था। ये तो बस थोड़ी सी दूरी पर था। सपने में अर्जुन ने अपना सिर नीचे किया और अपनी आस्तीन की ओर देखा। वह पसीने से तरबतर हो गया। उसकी बाईं ओर की आस्तीन पहले से ही फटी हुई थी, जिससे पता चलता था कि भरिंगों ने सपने में उसकी आस्तीन को छू लिया था। बहुत करीब। अर्जुन ने अपना मन स्थिर किया, लेकिन उसी समय उसे एक और समस्या का पता चला। जब उसका असली शरीर उसके सपनों में आया, तो उसके शरीर के बाहर अवतार के साथ उसका संबंध टूट गया और ताई दिव्य कला जो लगभग 1 दिन से चल रही थी, वह भी बंद हो गई। मुझे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अर्जुन ने भरिंगों के भिनभिनाते झुंड को देखा और बहुत परेशान हो गया। इस दिन न केवल वह अकेले जानवर को आकर्षित करने में असफल रहा, बल्कि ताई दिव्य कला भी अपंग हो गई और उसे नए सिरे से शुरुआत करने की आवश्यकता थी। सांप ने उसे दिलासा देते हुए कहा, कोई बात नहीं, तुम अपनी गलतियों से सीख सकते हो। अनुभव हमेशा असफलता में ही मिलता है। ये सही है, अर्जुन ने कहा, लेकिन अफसोस यही एकमात्र रास्ता है। सपनों की दुनिया के बाहर भरिंग अपना लक्ष्य खो चुके थे और अभी भी अर्जुन के ठिकाने की तलाश में चक्कर लगा रहे थे। इस दृश्य ने सांप को प्रेरित किया। तुमने कहा था कि इन चीजों में प्रबल गुरुत्वाकर्षण बल होता है और निचले ड्रैगन के काले क्षेत्र में भी गुरुत्वाकर्षण बल होता है। उसने कहा, क्या होगा यदि आप उन्हें एक दूसरे को ब्लैक डोमेन से बाहर निकालने दें? अर्जुन ने कहा, उन भरिंगों को निश्चित रूप से शीघ्र ही ब्लैक डोमेन में खींच लिया जाएगा। क्या इतना काफी नहीं है? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, जब मौका मिले तो तुम्हें इस बारे में जरूर सोचना चाहिए। मेरी तरफ देखो, मैं हर बार कोई न कोई बढ़िया उपाय सोच ही लेती हूँ। अर्जुन ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, इसमें इतनी अच्छी बात क्या है? हम यहाँ खूंखार जानवरों को मारने नहीं, बल्कि संत आत्मा पत्थरों की तलाश में हैं। आपने इन सभी खूंखार जानवरों को ब्लैक डोमेन में खींच लिया और उन्हें मार डाला, लेकिन हम संत आत्मा पत्थरों को कैसे निकाल सकते हैं? भले ही मैं ब्लैक डोमेन पर आक्रमण कर दूं, मैं बचकर नहीं निकल पाऊंगा। बड़े सांप ने सूखी खांसी करते हुए कहा, गलत अनुमान लग गया। मैंने इस समस्या को नजरअंदाज कर दिया। अर्जुन ने कहा, रुको, चलो इसके बारे में आगे सोचते हैं। जब ये भरिंग यहाँ से चले जाएंगे, तब हम इस बारे में बात करेंगे। सौभाग्य से भरिंगों का झुंड एक जगह मंडराता नहीं रहा, बल्कि वे खोजते हुए दूर उड़ गए। धीरे धीरे वे आंखों से ओझल हो गए। अब समय आ गया था कि असली शरीर को सपनों के शरीर से बदला जाए। अर्जुन सावधानी से सपनों की दुनिया से बाहर निकला और चारों ओर देखा। वह अस्थायी रूप से सुरक्षित था। चलो इसे यहीं स्थापित करते हैं। अर्जुन ने एक पल के लिए सोचा, फिर उसी स्थान पर एक सफेद बाग संरचना स्थापित की और अपने अवतार को इधर उधर घूमने के लिए छोड़ दिया। इसे पूरा करने के बाद वह फिर से कीड़ों की खोज करने के लिए तैयार हो गया। हे भगवान, ये आ रहा है। अर्जुन के चलने से पहले ही उसका दिल बैठ गया। उसने महसूस किया कि कीड़े वापस उड़ रहे हैं, इसलिए वह तुरंत पीछे मुड़ा और डर के मारे भाग गया। तुम्हें इसका पता कैसे चला? क्या ऐसा हो सकता है कि वे ज्यादा दूर नहीं गए थे? उन्होंने मेरी आभा को इतनी जल्दी कैसे खोज लिया? अर्जुन समझ नहीं पाए। हालांकि जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो उन्हें तुरंत एहसास हुआ। कीड़ों के झुंड ने उसका पीछा नहीं किया, बल्कि बाहर अवतार पर हमला कर दिया। ब्लेड की रोशनी, सर्प ने कहा। ब्लेड की रोशनी के तीव्र उतार चढ़ाव ने कीड़ों को आकर्षित किया। भरिंगों का झुंड तेजी से बाहर अवतार से टकराया। एक ही वार में दिव्य युद्ध तकनीक के साथ वे स्तर का अवतार टुकड़े टुकड़े
बड़े हो गया। इसके कारण अर्जुन के पास भी काफी दूर तक दौड़ने के लिए पर्याप्त समय था। हालांकि वे कीड़े अभी भी अर्जुन को भांप गए और उसका पीछा करने लगे। अर्जुन ने तुरंत अपनी भंडारण अंगूठी से नीले पानी की एक बूंद निकाली और सीधे जमीन पर गिर पड़ा। उसने नीले पानी पर पैर रखा और तेजी से उसमें सिमट गया। ये सुरक्षित है, अर्जुन ने कहा। इससे पहले कि वह बोलना समाप्त कर पाता, उसकी अभिव्यक्ति फिर बदल गई और कीड़ों का झुंड ब्लू वाटर की ओर उड़ गया। अरे, तुम्हें कैसे पता चला? अर्जुन नीले पानी से बाहर कूद गया और तुरंत अपने ड्रीम दाव का उपयोग करके अपने असली शरीर और अपने सपनों के शरीर के बीच स्थिति बदल ली। भरिंगों का झुंड फिर से अपना लक्ष्य भूल गया और अंधाधुंध उड़ने लगा। क्या हुआ? अर्जुन ने गुस्से से कहा। क्या ये हो सकता है कि मैं गलत थी? मैं नीले पानी में छिप गई थी और मेरी आभा बाहर नहीं आनी चाहिए। सांप ने कहा, भाड़ में जाओ बेवकूफ, तुम्हारी आभा बाहर नहीं जाएगी। लेकिन उन कीड़ों ने तुम्हें नीले पानी में गोता लगाते हुए देख लिया, वे बेवकूफ नहीं हैं। अर्जुन ने उसके माथे पर थपथपाते हुए कहा, मैं जितना व्यस्त हूँ उतना ही अव्यवस्थित हूँ। बिल्कुल सही, नीले पानी में छिपना एक अच्छा विचार था। ये तो तय था, लेकिन शर्त ये थी कि इसे छिपना तभी कहा जा सकता था जब दुश्मन को इसका पता न चले। कीड़ों के झुंड ने अर्जुन को नीले पानी की एक बूंद में गोता लगाते हुए अपनी आंखों से देखा। क्या वे सीधे उस नीले पानी की बूंद पर हमला नहीं करेंगे? ठीक है, अर्जुन ने आह भरी और कहा, खून का सबक। इस बार मैंने एक और सबक संक्षेप में पेश किया है। बस बात यह है कि मेरी अमर आरोहण तकनीक ध्वस्त होने वाली है। अमर आरोहण तकनीक केवल 1 घंटे तक ही चल सकती थी, जो कि वह अधिकतम समय था जिसके दौरान कोई व्यक्ति अपने वास्तविक शरीर को स्वप्न शरीर से बदल सकता था। इससे पहले अमर आरोहण तकनीक के लिए वह काफी समय निकाल चुका था। अब केवल 10 मिनट ही बचे थे, लेकिन ये तो अच्छा है, कम से कम मैंने कोई और तरीका तो सोच लिया। सांप बोला, क्या कीड़े ब्लेड की रोशनी के उतार चढ़ाव से आकर्षित नहीं होते? आपताई दिव्य कला और अवतार को नीले पानी की एक बूंद में सिकोड़ सकते हैं। यही तो तुमने पिछली बार ब्लू लाइट फॉरेस्ट में किया था। हाँ, ये सच है, अर्जुन ने कहा। सौभाग्यवश कुछ मिनट बाद कीड़े पुनः उड़ गए। अर्जुन ने अपना सारा दिव्य भ्रमण समय व्यतीत कर दिया और अपने स्वप्न से बाहर आ गया। जैसे ही वह नीचे उतरा, उसने नीले पानी की एक बूंद फेंकी और पानी की बूंद में सिकुड़ गया। कुछ देर इंतजार करने के बाद भी कीड़ों को उसका आभास नहीं हुआ और न ही उन्होंने उसका पीछा किया। तभी अर्जुन को राहत महसूस हुई और उसने सफेद बाघ संरचना और अवतार को नीले पानी में छोड़ दिया, जिससे अवतार पानी की बूंद में तैरने लगा। जहां तक अर्जुन का सवाल है, वह नीले पानी से बाहर कूद गया। क्या आप इस नीले पानी को ले जा सकते हैं? यदि आप इसे किसी भी समय अपने साथ ले जा सकते हैं, तो आप किसी भी समय एक तय दिव्य कला कृपाण प्रकाश को आगे ले जा सकते हैं। अर्जुन ने मन ही मन बुदबुदाया। उसने जमीन से नीला पानी उठाने की कोशिश की, लेकिन पूरी तरह नाकाम रहा। अचानक जमीन पर एक विशाल सफेद बाघ का समूह प्रकट हुआ। अवतार भी बड़ा हो गया था और ब्लेड की रोशनी भी बड़ी हो गई थी। कुछ दूरी पर कीड़े वापस उड़ गए। अध्याय 1548। इस बार अर्जुन और भी ज्यादा निर्णायक था। कीड़ों के झुंड के आने का इंतजार किए बिना उसने अपना अवतार त्याग दिया और अपनी जान बचाकर भाग गया। 1 दर्जन सेकंड बाद अवतार की आभा गायब हो गई। उसे कीड़े द्वारा मार दिया जाना चाहिए था। अर्जुन ने अपनी छाती ढक ली और मुंह भर खून थूक दिया। अगर उसका अवतार घायल हो जाता तो उसका असली रूप भी इसमें शामिल हो जाता। सौभाग्य से यह उसे मारने के लिए पर्याप्त नहीं था, लेकिन अगर उसका अवतार 2 बार नष्ट हो जाता तो अर्जुन की चोटें उसके आंतरिक रक्तस्राव के लिए पर्याप्त होती। सर्प ने कहा, लगता है ये काम नहीं करेगा। जैसी कि उम्मीद थी, संरचना को यूं ही नहीं हिलाया जा सकता। अर्जुन ने सिर हिलाया और कहा, जहां भी यह संरचना स्थापित की जाती है, ये वहीं रह सकती है। ये बहुत बुरी बात है कि इसे हटाया नहीं जा सकता। उसे यह बात बहुत पहले से पता थी, लेकिन लैंग शुई एक खास मामला था, इसलिए उसने सोचा कि क्या वह इस स्थिति को बदल सकता है। नतीजा साफ तौर पर भयानक निकला। क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो? अर्जुन ने पूछा। वह कीड़े के अस्तित्व को महसूस नहीं कर सका, लेकिन बड़ा सांप उससे कहीं
कहीं अधिक दूर तक देख सकता था। सांप ने कहा, नहीं। जब उन कीड़ों ने अपने अवतार नष्ट कर लिए तो वे फिर से आंख मूंद कर उड़ गए और हमसे विपरीत दिशा में चले गए। फिर से अर्जुन ने कहा। उन्होंने उसी स्थान पर नीले पानी की एक बूंद फेंकी, उसे श्वेत बाघ संरचना और अवतार में डाल दिया और उन्हें एक साथ सिकोड़ दिया। पानी की बूंद के भीतर अवतार ने फिर से तैरना शुरू कर दिया और एक नए ब्लेड का प्रकाश संघनित होना जारी रहा। अर्जुन ने सावधानी पूर्वक कीड़ों का पीछा किया। वे कहाँ हैं? अर्जुन ने पूछा। सांप ने अपना सिर हिलाया। मैं अब उन्हें नहीं देख सकता। अभी अभी जब उन्होंने अपने अवतार नष्ट किए थे तो कृपाण की रोशनी का विस्फोट हुआ था। कृपाण की रोशनी के उतार चढ़ाव से उनके शरीर पर गूंज पैदा हुई, तभी मैं उन्हें दूर से देख पा रहा हूँ। अब जबकि कृपाण प्रकाश के विस्फोटक उतार चढ़ाव गायब हो गए हैं, वे फिर से अदृश्य हो गए हैं। अर्जुन ने सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। उसे कीड़ों की दिशा लगभग पता थी और वह उनके पीछे भागा। जब तक वे कीड़े अपनी दिशा नहीं बदलते तब तक वे धीरे धीरे पास आ सकते थे। कई असफलताओं के बाद अर्जुन के दिमाग में योजना की मूल बातें और भी गहरी होती गईं। उसे पता था कि क्या किया जा सकता है और क्या नहीं, खासकर अब जबकि अमर आरोहण तकनीक ठंडी अवस्था में है। इसे कल तक दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अगर यह फिर से नाकाम रही तो मुझे डर है कि यह बर्बाद हो जाएगी। धीरे धीरे 50,000 ली पार हो गए और अर्जुन 50,000 ली की सीमा पर खड़ा था, एक और कदम आगे बढ़ाने में असमर्थ। मुसीबत, क्या ये हो सकता है कि आप व्हाइट टाइगर फॉर्मेशन को नष्ट करके यहाँ एक और फॉर्मेशन बनाना चाहते हैं? ये सिर दर्द है। अर्जुन ने अपनी कनपटियां रगड़ी। नई नई समस्याएं सामने आती रहीं और वे 50,000 किलोमीटर तक उन कीड़ों को पकड़ नहीं सके। अरे, अवतार को ढूंढने दो, सर्प ने अचानक कहा। हमारे पीछे वाला अवतार 50,000 मील दूर सफेद बाघ समूह में तैर रहा है। क्या आपने 2 अवतार नहीं छोड़े? यदि आप यहीं रहें और दूसरा अवतार छोड़ दें तो क्या वह 50,000 किलोमीटर और नहीं उड़ पाएगा? ये सही है, अर्जुन ने खुशी से कहा। उसने तुरंत दूसरे अवतार को छोड़ दिया और उसे आगे उड़ने दिया। उसके पीछे वाला अवतार 50,000 ली से ज्यादा नहीं था और आगे उड़ता हुआ अवतार अर्जुन के असली शरीर के लिए 50,000 ली से ज्यादा नहीं था। दोनों अवतार हमेशा के लिए मौजूद रह सकते थे। इसी समय अर्जुन को एक और नया विचार सूझा। उसे अपने असली रूप को लुभाने की क्या जरूरत थी? ये बहुत खतरनाक होता। चूंकि उसका एक अवतार था तो क्या ये ज्यादा सुरक्षित नहीं होता कि वह अवतार कीड़ों को आकर्षित करे? उसे खोजा गया, नष्ट किया गया और केवल उसका अवतार नष्ट हुआ। अर्जुन पालथी मार कर बैठ गया, पानी की एक बूंद छोड़ी और खुद को उसमें छिपा लिया। इस प्रकार उसके 50,000 किलोमीटर पीछे एक अवतार अभी भी उस संरचना में तैर रहा था, जबकि अर्जुन पानी की बूंदों के बीच बैठा था। उसके आगे दूसरा अवतार 20,000 किलोमीटर से भी ज्यादा समय से उसका पीछा कर रहा था। अर्जुन ने उसे नियंत्रित करने के लिए सीधे अपने सामने वाले अवतार पर अपनी दृष्टि स्थानांतरित कर दी। दूसरा अवतार अभी भी आगे बढ़ रहा था। धीरे धीरे 30,000 किलोमीटर की दूरी तय हो चुकी थी। 40,000 लीग, 43,000 किलोमीटर, 45,000 किलोमीटर, 47,000 किलोमीटर। अर्जुन का दिल भी ठंडा पड़ने लगा। अगर वह अब भी 50,000 किलोमीटर के दायरे में उन कीड़ों को नहीं पकड़ पाया, उसका असली शरीर बस हिलता रहा, तो व्हाइट टाइगर फॉर्मेशन फिर भी ढह जाएगा। इस समय भाग्य देवी ने अंततः एक बार अर्जुन की देखभाल की। धीरे धीरे उड़ते अवतार ने अंततः भरिंगों के झुंड को खोज लिया। वे एक पेड़ के चारों ओर चक्कर लगा रहे थे और नाच रहे थे, आगे नहीं बढ़ रहे थे। अर्जुन का अवतार अब आगे नहीं बढ़ा, बल्कि दूर से झांकने लगा। कुल 16 कीड़े थे। अर्जुन ने फुसफुसाते हुए कहा, ये भरिंग बहुत छोटे हैं। मुझे बताओ, अगर मेरा स्वप्न शरीर उन्हें पाताल लोक में अवशोषित कर ले तो क्या ये सफल होगा? सांप ने कहा, ये संभव होना चाहिए। इन कीड़ों की कुल संख्या 16 है। यह आपके स्वप्न शरीर को 3 छोटे क्षेत्रों तक बढ़ाने के लिए पर्याप्त है। ये काफी प्रभावशाली है। धिक्कार है। अर्जुन ने अपना माथा थपथपाया और कहा, नीली रोशनी वाला जंगल। उस कीड़े को मारने के बाद हमने सिर्फ 5 मध्यम श्रेणी के पवित्र आत्मा पत्थर पाने का जश्न मनाया, लेकिन हम उसे अवशोषित करना भूल गए। बड़ा सांप कुछ देर तक सूखी हंसी हंसता रहा और बोला, मैंने हाल ही में बहुत सारी गलतियां की हैं।
हाँ, लेकिन मैं एक छोटी सी भरिंग को कैसे बाहर निकाल सकता हूँ? अर्जुन ने अपनी ठुड्डी रगड़ी और दूर से देखा। 16 भरिंग झुंड में उड़ रहे थे। वे खूंखार जानवर होने चाहिए थे जो एक साथ काम कर रहे थे। ये सबसे अधिक परेशानी वाली और सबसे कम आकर्षक बात थी। हम उन्हें कैसे अलग करें? यह एक समस्या है, अर्जुन सोच रहा था, और बिग स्नैक ने भी अर्जुन को सोचने में मदद की। कृपाण की रोशनी को संघनित होने में काफी समय लगेगा, इसलिए हमला करने के लिए जल्दबाजी करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। पिछले अनुभव के अनुसार मार्शल सेंट क्षेत्र के पहले स्तर के भरिंगों को मारने के लिए मार्शल सेंट क्षेत्र के चौथे स्तर की कृपाण रोशनी को संघनित करना पर्याप्त से अधिक था। एक कदम पीछे हटकर मार्शल सेंट थर्ड लेयर की ब्लेड लाइट भी काम करनी चाहिए। जब तक ब्लेड लाइट नेदर सिल्वर में लिपटी हो तब तक इसका मारक प्रभाव होगा, लेकिन अब अवतार द्वारा संघनित कृपाण प्रकाश दिव्य मार्शल आर्ट के 9वें स्तर के आसपास ही था। अर्जुन ने अपनी उंगली की नोक पर बिजली की ऊर्जा का एक छोटा सा टुकड़ा संघनित किया। ये टुकड़ा बहुत कमजोर था और इसे पहचानना लगभग असंभव था। फिर उन्होंने धीरे से टुकड़े को बाहर निकाल दिया और टुकड़ा अत्यंत धीमी गति से आगे की ओर उड़ गया। सुरक्षित दूरी तक तैरने के बाद बिजली का टुकड़ा अर्जुन से दूर और भरिंग के करीब आ गया। एक विचार के साथ अर्जुन ने बिजली के टुकड़े को विस्फोट कर दिया। पापा, एक हल्का सा विस्फोट हुआ। 16 भरिंग उनकी ओर आकर्षित हुए और उस स्थान की ओर दौड़े जहां विस्फोटों की आवाज सुनी जा सकती थी। बिल्कुल नहीं, अर्जुन ने कहा। जैसे ही इन कीड़ों को बाहर भेजा जाएगा, ये सभी बाहर भेज दिए जाएंगे। इन्हें अलग अलग बाहर निकालने का कोई तरीका नहीं है। अगर आप सीधे तौर पर सेबर लाइट का इस्तेमाल करके उसे हैक करते हैं तो यह संभव नहीं है। आप एक सेबर वार से उनमें से केवल 2 या 3 को ही मार सकते हैं। अगर आप कोण को सही से एडजस्ट कर लें तो आप उनमें से 5 या 6 को ही मार सकते हैं, लेकिन शेष 10 मार्शल सेंट बीटल मुझे तुरंत मारने के लिए पर्याप्त हैं। लेकिन क्या तुमने कभी इसके बारे में सोचा है? वे बहुत सारे हैं। भले ही वे उन्हें एक एक करके फुसला सकें और अपनी कृपाण किरणों से एक एक करके काट सकें, फिर भी उन्हें अपनी कृपाण किरणों को 16 बार पुनः संघनित करना होगा, सांप ने कहा। मुझे उन सब को खत्म करने का कोई रास्ता सोचना होगा। बिग स्नैक के शब्दों ने निस्संदेह अर्जुन की स्थिति को और भी बदतर बना दिया। अर्जुन ने मन ही मन कहा, अगर इन्हें सीधी रेखा में व्यवस्थित करने का कोई तरीका हो तो बहुत अच्छा होगा। सांप ने कहा, एक सीधी रेखा, एक सीधी रेखा। आह, यह मेरे पास है। अर्जुन ने जल्दी से पूछा, क्या कोई रास्ता है? सांप ने कहा, देखो, ये कीड़े मिलकर काम करते हैं। उनकी गतिविधियां एक समान होती हैं और वे मिलकर अच्छा काम करते हैं। इस पर हम एक लेख बना सकते हैं। अध्याय 1549। इसका उपयोग कैसे करें? अर्जुन ने पूछा। सांप ने कहा, इन प्राणियों में मनुष्यों जैसी उच्च बुद्धि नहीं है, परंतु इनके कार्य बहुत ही गुप्त हैं। इसका अर्थ है कि इन भरिंगों के झुंड में कोई अग्रणी भरिंग अवश्य होगा। अन्य 15 भरिंग मुख्य भरिंगों का अनुसरण कर रहे होंगे। अगर हम एक संकरा रास्ता बना दे जिसमें केवल एक भरिंग ही चल सके तो बाकी सभी भरिंग उसके पीछे चलेंगे। क्या ये सीधी रेखा नहीं है? लेकिन हमें क्या करना चाहिए? अर्जुन ने कहा। सर्प ने कहा, हे विनाश कवच, एक साथ 2 विनाश कवच बुलाओ। क्या वे कीड़े तरबूज के आकार के ही नहीं हैं? दोनों विनाश कवचों को लंबवत व्यवस्थित करो, बीच में तरबूज के आकार का एक छेद छोड़ दो। अर्जुन ने कहा, हो सकता है कि उन्हें वास्तव में ड्रिलिंग करना नहीं आता हो। सांप ने कहा, तुम मूर्ख हो। विनाशक ढाल को पहले भरिंग के पास बुलाओ। अगर वह छेद नहीं करता तो उसे छेद करना ही होगा, लेकिन अगर तुम करते हो तो तुम्हें उनके बहुत करीब जाना होगा, क्योंकि विनाशक ढाल को लंबी दूरी से नहीं छोड़ा जा सकता। आपको इस गति पर इसे ठीक से दबाना होगा। इसके लिए तुरंत सटीक प्रतिक्रिया की आवश्यकता है। मुझे आपकी युद्ध चेतना पर विचार करना होगा। कुछ नहीं, अर्जुन ने कहा, मुझे इस बात का पूरा भरोसा है। ऐसे में चलिए शुरू करते हैं। पहला कदम उन्हें व्हाइट टाइगर फॉर्मेशन के आसपास के क्षेत्र में आकर्षित करना था। अर्जुन ने अवतार से भरिंगों के पास जाकर उनका ध्यान आकर्षित करने को कहा।
जब भरिंगों को अवतार का पता चला तो वे तुरंत वहां पहुंचे। दूसरी ओर अर्जुन ने अवतार को तुरंत वापस उड़ा दिया, लेकिन बहुत जल्दी ही भरिंग ने अवतार को पकड़ लिया। अवतार को अपने पैरों के नीचे दलदल से भागना था, इसलिए उसे भागने की गति धीमी करने के लिए एक चक्कर लगाना पड़ा। ये देखकर कि कई भरिंग अवतार को भेदने वाले थे, अर्जुन ने तुरंत अवतार को भंग कर दिया। वह अपने अवतार को नष्ट करने की अपेक्षा उसे विघटित करना अधिक पसंद करेगा, अन्यथा अर्जुन का असली शरीर घायल हो जाएगा। भरिंग अपना लक्ष्य भूल गए और अंधाधुंध उड़ने लगे। 40,000 किलोमीटर से अधिक दूर अर्जुन ने एक और अवतार छोड़ा और उसे भरिंगों की दिशा में उड़ा दिया, जबकि वे अभी भी बहुत दूर थे। अवतार 40,000 किलोमीटर उड़कर फिर से भरिंगों से भिड़ गया। फिर उसने अपने लक्ष्य को उजागर करना जारी रखा और भरिंगों को वापस अपनी ओर आकर्षित किया। इस बार अर्जुन उसे ठीक से नियंत्रित नहीं कर पाया। अवतार अभी 2-3 सौली ही उड़ा था कि अचानक अंतरिक्षीय दलदल के ऊपर आकाश में पहुंच गया। एक शक्तिशाली आकर्षण ने उसे रोक दिया और वह उड़ नहीं सका। भरिंगों ने उसका पीछा किया। अर्जुन ने अपने दांत पीस लिए और अचानक से अवतार को नष्ट कर दिया। फिर उसने अपना अवतार जारी रखा और भरिंगों को आकर्षित करने के लिए उनका पीछा किया। ये बहुत ही उबाऊ और कष्टसाध्य प्रक्रिया थी और इसके लिए बहुत धैर्य की आवश्यकता थी। इस चक्र के दौरान अर्जुन ने अपने अवतार को लगातार 221 बार छोड़ा और हर बार वह भरिंग को अपने करीब लाने में सफल रहा। जटिल और परेशानी भरा अर्जुन को आवेगपूर्ण महसूस कराता है, लेकिन भारी मुनाफे के लिए अधीर होना असंभव था। धीरे धीरे भरिंग अर्जुन के असली शरीर के स्थान के पास पहुंच गए। अर्जुन ने अपने अवतार को पुनः जारी किया। उसने भरिंगों को आकर्षित करने के लिए अवतार को उड़ाया, जबकि उसका असली शरीर सफेद बाघ संरचना की ओर उड़ गया। ये राक्षसों को आकर्षित करने का एक और अत्यंत उबाऊ और अकलापूर्ण अनुभव था। पूरे 2 दिन और रात तक अर्जुन इस प्रक्रिया को दोहराता रहा। इस दिन, तीसरे दिन की सुबह, वह अंततः 16 भरिंगों को व्हाइट टाइगर फॉर्मेशन की ओर आकर्षित करने में सफल रहे। इस बार अवतार अचानक हवा में गायब हो गया। भरिंगों ने एक नजर में अर्जुन का असली शरीर देख लिया। भरिंगों के इस समूह को पता नहीं था कि वे नाराज हो रहे हैं या नहीं, लेकिन वे बिना किसी हिचकिचाहट के अर्जुन के असली शरीर पर टूट पड़े। 16 भरिंग गुनगुनाते हुए ऊपर चले गए। बेली 80 ली, 60 ली, 50 ली, 40 ली, 30 ली। उनके बीच की दूरी कम होती जा रही थी, लेकिन अर्जुन बच नहीं सका। वह टुकड़ी के सामने खड़ा होकर आखिरी हमले का इंतजार करने लगा। 20 ली, 10 ली। भरिंगों द्वारा उत्सर्जित गुरुत्वाकर्षण बल पहले ही अर्जुन पर कार्य कर चुका था और उन्होंने अर्जुन को घसीटना शुरू कर दिया। ये पहले से ही एक बेहद खतरनाक हमला दूरी थी। अगर कोई लापरवाह होता तो वह जलकर राख हो जाता। अर्जुन अभी भी सहन कर रहा था। विनाशक ढाल को दूर से नहीं छोड़ा जा सकता था, उसे पास ही होना था। यद्यपि अर्जुन साहसी और आत्मविश्वासी था, लेकिन जैसे जैसे मार्शल सेंट बीटल्स उसके करीब आते गए, उसका मूड घबराहट भरा होता गया। हवा बेहद दमघोंटू थी। भरिंग के पंख फड़फड़ाने के अलावा सिर्फ अर्जुन की अपनी धड़कन ही सुनाई दे रही थी। करीब 5 ली, 3 ली, 1 ली, 300 मीटर, 200 मीटर, 150 मीटर, 70 मीटर, 40 मीटर। भरिंग पहले से ही उसके सामने था। नहीं, हमें और करीब जाना होगा। अर्जुन का हाथ, जो कृपाण की मूठ पकड़े हुए था, पसीने से तर हो चुका था। उसने अपनी मुद्रा ठीक की। भरिंगों द्वारा दसियों मीटर तक दौड़ी गई दूरी बहुत कम थी, संभवतः एक क्षण के 100वें भाग से भी कम। यदि अर्जुन इस प्रक्रिया में कुछ चीजें हासिल करना चाहता था, तो उसकी युद्ध जागरूकता और प्रतिक्रिया पहले से ही अविश्वसनीय रूप से सख्त स्तर पर पहुंच गई थी। उसने एक ही समय में बिजली की प्रकाश, विद्युत आंख, हृदय आंख, शक्ति और आकर्षण को भी सक्रिय कर दिया। ये सभी निर्णय भरिंगों को 1 मीटर के भीतर सटीक रूप से दौड़ाने के लिए थे। पूरी प्रक्रिया अत्यंत जटिल और लंबी लग रही थी, लेकिन वास्तव में ये बिजली की चमक में पूरी हो गई। अब अर्जुन चिल्लाया और जल्दी से चकमा दे दिया। उस क्षण मानो समय सीधा हो गया हो। सापेक्ष गति के कारण सब कुछ अतुलनीय रूप से धीमा हो गया। भरिंग अभी भी दौड़ रहे थे, आगे बढ़ रहे थे, वे अभी भी बहुत तेज थे। अर्जुन की चकमा देने वाली हरकत से पहला भरिंग लड़खड़ा गया। उसी समय उसने अपने बाएं और दाएं दोनों हाथ आगे बढ़ा दिए।
दोनों विनाशक शील्डों को एक ही समय पर बुलाया गया। पहला भरिंग दो विनाशकारी ढालों के बीच फंसा हुआ था। उस क्रूर जानवर में युद्ध की अत्यंत प्रबल चेतना थी। पहले भरिंग ने विनाशक ढाल के खतरे का सटीक अनुमान लगाया था। वह टकराने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं कर पाया और केवल दो विनाशक ढालों के बीच ही उड़ सका। पहले भरिंग के नेतृत्व में शेष 15 भरिंग भी विनाशक ढाल के पास से उड़ गए, एक धागे से लटकाओ। जब अर्जुन ने लगभग उसी समय विनाश शील्ड को बुलाया तो उसने तुरंत अपना दाहिना हाथ ऊपर उठा लिया। भिन्न भिन्नाओं मार्शल सेज स्टेज के तीसरे स्तर पर कई 100 मीटर ऊंची एक कृपाण रोशनी जमीन से उठी। विशाल कृपाण भी उसके पीछे दौड़ा। नीदर सिल्वर एक तरल में घुल गया और कृपाण की रोशनी की ओर उड़ गया। जब विशाल कृपाण प्रकाश से टकराया तो तरल कृपाण तुरंत फैल गया और पूरे कृपाण प्रकाश के चारों ओर लिपट गया। इसी समय 16 भरिंगों में से अंतिम भरिंग भी अर्जुन के पास से उड़ता हुआ गुजरा। अर्जुन भरिंग दल के अंत में था और अपने दिमाग का उपयोग करके कृपाण की रोशनी को नियंत्रित कर रहा था। एक कृपाण की रोशनी उसकी ओर दौड़ी। उसने कुल 16 भरिंगों को एक साथ काट डाला। उस समय नीदर सिल्वर चमक रहा था और एक विशाल कृपाण छाया आकाश में फैल गई। 16 भरिंगों को काट दिया गया। पापा एक के बाद एक 32 भरिंग के टुकड़े जमीन पर गिरे। सफलता। अर्जुन दहाड़ा। इसके बाद वह जमीन पर गिर पड़ा और लकवाग्रस्त हो गया। उनकी उच्च एकाग्रता के कारण वे अत्यधिक थके हुए महसूस करने लगे तथा उन्हें तेज सिरदर्द भी होने लगा। हालांकि ये सब इसके लायक था। अर्जुन ने उत्साह से उड़ती हुई कृपाण को पकड़ लिया। उसकी आंखें चमक रही थीं। पहली बार वह अकेले गुप्त क्षेत्र में गया। पहली बार उसने एक राक्षस को मारा और अंततः वह सफल हुआ। अध्याय 1550। अर्जुन ने नीले पानी की एक बूंद नीचे फेंकी और एक अवतार को पुनः ताई दिव्य कला में तैरने के लिए प्रवेश करने दिया। इसके बाद उसने ब्लेड का उपयोग भरिंगों की लाशों को उकसाने और अपनी फसल का निरीक्षण करने के लिए किया। एक के बाद एक भरिंगों को अलग किया गया और वे सभी खाली थे। जब उसने अग्रणी भरिंग को चुना तो उसे केवल थोड़ी सी फसल ही प्राप्त हुई। लगता है मैंने अपनी सारी किस्मत खर्च कर दी है। अर्जुन ने 2 निम्न श्रेणी के पवित्र आत्मा पत्थर उठाए और नीचे उतरते समय उसका दिल खुशी से भर गया। 16 मार्शल सेंट बीटल को एक ही सांस में मारने के लिए इतना प्रयास करने के बाद वास्तव में उसे केवल 2 निम्न श्रेणी के सेंट स्पिरिट स्टोन ही प्राप्त हुए। लेकिन दोबारा सोचने पर उसे शिकायत करने की कोई बात नहीं थी। उसने ली हुआन को ये कहते सुना था कि किसी ने एक के बाद 100 खूंखार जानवरों को मार डाला था और उसने कभी किसी पवित्र आत्मा पत्थर की परछाई तक नहीं देखी थी। कम से कम उसने तो ये देखा था। मुझे डर है कि यह जगह अब ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगी। अर्जुन ने पवित्र आत्मा के पत्थर हटा दिए और प्रमुख भरिंग की लाश को घूरने लगा। शायद यहाँ के सभी जानवर ऐसे ही हैं। लगता है सिर्फ प्रमुख भरिंग ही आत्मा के पत्थर खोद सकते हैं। सर्प ने कहा, लगता है मामला यही है। एक समूह को मारने के लिए केवल प्रधान राक्षस ही अपने शरीर में पवित्र आत्मा के पत्थर छिपाता है। ऐसी लड़ाई पुरस्कार उसके द्वारा किए गए बलिदानों के अनुरूप नहीं है। इस समय दलदल को छोड़ देना और बाहर उन राक्षस जानवरों की तलाश करना बेहतर है। अर्जुन ने कहा, कोई बात नहीं, मुझे कम से कम कुछ लाशें तो मिल ही गई हैं। ये बुरा नहीं है कि उनका इस्तेमाल मेरे सपनों के शरीर को बेहतर बनाने के लिए किया जा सकता है। वह पालथी मारकर बैठ गया और एक भरिंग को अपने हाथ में पकड़ लिया। फिर उसने अपने स्वप्न दाव से अपने स्वप्न शरीर को बुलाया और भरिंग की साधना को अवशोषित करने के लिए अपनी अधोलोक भूत अवस्था को प्रसारित किया। मेरे ड्रीम दाव के पास कितना समय बचा है? अर्जुन ने पूछा। बड़े सांप ने कहा, अभी 13 मिनट से ज्यादा समय बाकी है, लेकिन अब कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी ये थक जाएगा। हाँ, अर्जुन ने थोड़ा सिर हिलाया और कुछ नहीं बोला। नेदर घोस्ट अवशोषण के लिए स्वप्न शरीर को बुलाने की आवश्यकता होती है और प्रत्येक बार अवशोषण में कम से कम 2 से 3 घंटे लगते हैं। स्वप्नों का ताव केवल 20 मिनट तक चला। समय बीत जाने के बाद यह अधोलोक की भूत अवस्था को नहीं रोक पाया। यह अंत तक अवशोषित होने के बाद ही स्वप्न लोक में वापस लौटा। अर्जुन का स्वप्न शरीर क्षेत्र पहले से ही उसके वास्तविक शरीर क्षेत्र से निम्न था, केवल दिव्य मार्शल आर्ट के 6ठे स्तर पर।
दिव्य मार्शल आर्ट के छठे स्तर से ऊपर के 5 अन्य शत्रुओं को अवशोषित करने के बाद वे अपनी साधना को दिव्य मार्शल आर्ट के 7वें स्तर तक बढ़ाने में सक्षम होंगे। 2.5 घंटे बाद अर्जुन ने अंततः एक भरिंग की खेती को अवशोषित कर लिया और लापरवाही से लाश को एक तरफ फेंक दिया। उसने कहा, ड्रीम दाव का आज समय समाप्त हो गया है। अभी भी 15 भरिंग बचे हैं। मैं प्रतिदिन केवल एक ही भरिंग को अवशोषित कर सकता हूँ। पहले इसे अपने साथ ले जाओ। गुप्त क्षेत्र में इन क्रूर जानवरों के मरने के बाद भी उनमें जीवन शक्ति थी और उन्हें भंडारण रिंग में नहीं डाला जा सकता था। अर्जुन केवल 3 बड़े वस्त्र निकाल सका और उन्हें एक बड़े थैले में सिल दिया। उसने भरिंगों के शवों को थैले में डाला और उन्हें आगे ले गया। वह उसी रास्ते से वापस लौटा और गुप्त क्षेत्र में आगे बढ़ने से पहले टाइम स्वैम्प को छोड़ दिया। जैसे ही उसकी धारणा सीमा 50,000 किलोमीटर से ज्यादा हो जाती, दलदल में घूम रही ताई दिव्य कला स्वतः ही अपनी प्रभावशीलता खो देती। अर्जुन को ज्यादा दुख नहीं हुआ और वह इसके बिना भी बार बार शुरुआत कर सकता था। इस तरह के शापित स्थान में ये कहा जा सकता है कि हर जगह खतरे थे और किसी का जीवन किसी भी समय खतरे में पड़ सकता था। अर्जुन, जिसने कई नुकसान झेले थे, अब और भी ज्यादा सतर्क रहना सीख गया था। हर बार जब वह 50,000 ली की उड़ान भरता तो वहीं पर एक तय दिव्य व्यूह आरेख स्थापित करता और फिर उड़ान जारी रखता। गठन आरेख को 50,000 ली से पार करने के बाद उन्होंने मौके पर एक नया स्थापित किया और फिर आगे बढ़ गए। ये बहुत लंबा और समय लेने वाला काम होगा, लेकिन किसी भी स्थिति में ये परेशानी उठाने लायक होगा। आसमान जगमगा उठा और धुंध के बीच सुबह की रोशनी की किरणें चमक उठी, जिससे खतरनाक जंगल में थोड़ी जान आ गई। समय समाप्त हो गया है। अर्जुन को लगा कि ड्रीम दाव का पुनर्निर्माण हो गया है। उसने एक भरिंग का शव बाहर निकाला, अपने स्वप्न शरीर को बुलाया और उसे पुनः अवशोषित कर लिया। चारों ओर वीरांगी छाई हुई थी। इस शाश्वत रहस्यमयी धरती पर साधारण कीड़े मकोड़े और मच्छर भी बहुत दुर्लभ थे। अर्जुन की सांसों के अलावा कोई और आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। समय धीरे धीरे बीतता गया और ऐसा लग रहा था कि अर्जुन ने पहले ही लगभग 1 घंटा बिता लिया है। इसी समय अचानक कुछ ही दूरी से हल्की हलचल की आवाज आई। अर्जुन का दिल बैठ गया जब उसने सोचा, ऐसा समय क्यों है। नीदर घोस्ट स्टेज के बारे में सबसे अधिक परेशानी वाली बात यह थी कि खेती को अवशोषित करते समय इसे बाधित नहीं किया जा सकता था। इस प्रक्रिया के दौरान अर्जुन की अपनी खेती बंद हो गई, जिससे भरिंग की खेती को अवशोषित करने के लिए केवल एक ही रास्ता बचा, जिसके कारण वह लड़ने में असमर्थ हो गया। वह अपनी ताकत तो नहीं दिखा पा रहा था, लेकिन सामान्य रूप से चल पा रहा था। हालांकि ये स्थिति बेहद खतरनाक थी। उसने अपना बायां हाथ तरबूज के आकार के भरिंग के चारों ओर लपेटा और अपनी जेब में हाथ डालकर रहस्यमयी काली किताब को छू लिया। वह पेड़ के तने से टिककर दाएं हाथ में मदिरा का घड़ा लेकर पीने लगा। मदिरा में आध्यात्मिक जड़ी बूटियां थीं जो उसकी शक्ति वापस ला सकती थीं। लहराते जंगल में धीरे धीरे एक चमकदार रोशनी दिखाई दी, जिसके पीछे 30 से अधिक लोगों का एक समूह बाहर निकल रहा था। उनके साथ खून की भी तेज गंध आ रही थी। ये 30 से अधिक लोग मार्शल सेंट क्षेत्र के तीसरे स्तर पर थे, लेकिन वे सभी घायल थे और एक दूसरे के सहारे आगे बढ़ रहे थे। जब अर्जुन ने उन्हें देखा तो उन्होंने भी अर्जुन की खोज की। सभी ने अपने हथियार निकाल लिए, लेकिन जब उन्होंने अर्जुन द्वारा उठाए गए बड़े भरिंग को देखा तो 30 से अधिक लोग अवचेतन रूप से कुछ कदम पीछे हट गए। उन लोगों की आंखों में भय की गहरी भावना थी और वे आगे बढ़ने का साहस नहीं कर पा रहे थे। एक मध्यम आयु वर्ग के बकरी दाढ़ी वाले व्यक्ति ने कहा, मार्शल सेंट बीटल, सब लोग मेरी ओर देखो, अपनी ओर देखो, और तुम्हारा चेहरा भय से भरा हुआ है। बकरी की दाढ़ी वाले व्यक्ति ने बोलना बंद कर दिया और अर्जुन की ओर स्थिर दृष्टि से देखने लगा। अर्जुन को एक अनुभूति की लहर महसूस हुई जो उसे घेर रही थी। ये गोटी ही थी जो उसके राज्य के बारे में पूछ रही थी। हालांकि गोटी लंबे समय से खोज कर रहा था, लेकिन वह ये नहीं बता सका कि अर्जुन की खेती का आधार कितना था, और उसने महसूस किया कि अर्जुन और भी अधिक अथाह था।
दोस्त, हमारा आपके आराम में खलल डालने का कोई इरादा नहीं है। कृपया अपनी लापरवाही को माफ करें। चूंकि आप यहाँ शराब पी रहे हैं तो चलिए दूसरे रास्ते चलते हैं। गोटीधारी ने अर्जुन की ओर मुट्ठियां तानकर देखा और अपने साथियों को पीछे मुड़कर जाने का इशारा किया। इसी समय जिस दिशा से वे आए थे, अचानक एक काली परछाई चमक उठी। छाया की गति बहुत तेज थी और पलक झपकते ही मौके पर मौजूद 30 से अधिक मार्शल कलाकारों में से 2 तुरंत गायब हो गए। इसके तुरंत बाद दूर से 2 दयनीय चीखें आईं और चीखें अचानक बंद हो गईं। अर्जुन का दिल धड़क उठा। उसने पहले ही साफ देख लिया था कि मार्शल आर्टिस्ट को चुराने वाला एक खूंखार जानवर था और वह तेज तर्रार भी था। इसका क्षेत्र पहले से ही दिव्य मार्शल आर्ट्स के 8वें स्तर पर था और यह वास्तव में ऐसा कुछ नहीं था जिसे तीसरे स्तर के मार्शल सेंट मार्शल कलाकारों का ये समूह निपट सके। मार्शल सेंट का तीसरा स्तर शातिर जानवर के चौथे स्तर से बस थोड़ा ऊपर था। सामान्य नियमों के अनुसार इन 30 लोगों को उस शातिर जानवर से लड़ने के लिए मार्शल सेंट के चौथे स्तर पर होना जरूरी था। जगह गोटी घबरा गया। अर्जुन ने चुपचाप सिर हिलाया। इन लोगों के चेहरे पर कोई आश्चर्य नहीं था। ऐसा लग रहा था कि वे पहले ही उन खूंखार जानवरों से लड़ चुके हैं। उनके शरीर पर जो चोटें लगी थीं, वे शायद हत्यारे की वजह से आई थीं। हालांकि इन लोगों की ताकत कम नहीं थी। पहली लड़ाई में वे पूरी तरह से नष्ट नहीं हुए थे और वे बच भी निकले थे। अर्जुन ने उनकी छाती पर लगे प्रतीक चिन्ह को देखा। अर्जुन ने पहचाना कि यह पश्चिमी सम्राट संघ का प्रतीक चिन्ह था।